तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा हाजिन अपनी टीम के साथ बैंक्वेट पार्टी वाले रूम की तरफ चल पड़ता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि जैसे ये लोग बैक पैलेस की तरफ जाते हैं तो वहां पर ये देखकर काफी हैरान होता है कि इनका गार्डन काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी बड़ा है। तो ये सभी लोग देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, जबकि वहां पर सामने जो बंदा खड़ा होता है उनसे कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, आपको अपने वेपन्स यहीं पर छोड़कर जाने होंगे। तो बिजर्क लीडर उसे कहती है कि क्या बकवास की, तू चाहता है कि हम लोग अपने वेपन्स यहाँ पर छोड़कर जाएं। हाजिन उसे कहता है कि रुक जाओ, यहाँ पर इनके रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हाजिन सबसे पहले अपने वेपन्स वहां पर दे देता है और कहता है कि यहाँ पर गुस्सा होने की क्या जरूरत है, हमें अपने वेपन्स जमा कराने, हम अपने वेपन्स जमा करवा देते हैं। तो वो सभी लोग वहां पर अपने वेपन्स जमा करवा देते हैं, यानी कि हमारा हाजिन और कैप्टन होंग रियोंग जो अपने वेपन्स जमा करवा देती हैं। लेकिन डोंगपिल कहता है कि नहीं, मैं अपना वेपन नहीं देने वाला, मैं मास्टर का बॉडीगार्ड हूं और यहाँ पर इनका बॉडीगार्ड होने का मतलब यह है कि मेरे पास हमेशा एक वेपन होना चाहिए, इसलिए मैं अपना वेपन नहीं देने वाला। सामने वाला बंदा उसे कहता है लेकिन यहाँ पर हमारे पैट्रियार्च के जो ऑर्डर्स हैं, कोई भी अंदर वेपन लेकर नहीं जा सकता। इसी के साथ अंदर से आवाज आती है, वहां पर एनर्जी रिलीज होती है और उसे कहा जाता है कि इनको अंदर आने दो, ये हमारे बहुत ही खास गेस्ट हैं, तुम इन्हें यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और इसी के साथ उन्हें वहां पर अंदर आने का कहा जाता है, जबकि हमारा हाजिन उसकी एनर्जी को महसूस करता है और कहता है कि इसकी एनर्जी को जरा देखो तो सही, मुझे लगता है कि ये फर्स्ट एल्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसके साथ मैंने फाइट की थी, लेकिन इसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, फिर भी मैं यहाँ पर इस फाइट को जीत सकता हूँ। कोई ऐसा अपोनेंट नहीं है कि जिसे हराया ना जा सके। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा हाजिन वहां पर मेन हॉल में आ जाता है। तो मेन हॉल में वहां पर उनके एल्डर्स बैठे होते हैं, साइडों के ऊपर सामने पैट्रियार्च बैठे होते हैं। तो पैट्रियार्च वहां पर उसे वेलकम कहते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम होंग वान है, मैं जोक्सा फैमिली का हेड हूं और मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऑनर फील कर रहा हूँ कि तुम यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आए हो। जनरल इंस्पेक्टर, तुम्हारी बहुत बहुत वेलकम। इसी के साथ तुम्हारा हाजिन उसके सामने अपना सर झुकाता है और कहता है कि मैं सियोर योंग हूँ, जो कि एक्सटर्नल सुपरविजन डिप्टी स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हेड हूँ। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे यहाँ पर तुमसे मिलने को मिल रहा है। तो ये बात देखने के बाद मास्टर पैट्रियार्च भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा पोलाइट हो, मैंने तुम्हारे बारे में ये नहीं सुना था कि तुम यहाँ पर किसी के सामने सर भी झुकाते हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर थर्ड लॉर्ड नहीं बल्कि यहाँ पर इंस्पेक्टर बनकर आया हूँ, और जबकि मैं थर्ड लॉर्ड नहीं बनकर आया तो फिर मुझे यहाँ पर इंस्पेक्टर की तरह ही बिहेव करना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं कि इसने यहाँ पर मुझे ये बात साफ साफ बता दी कि अगर मैं यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर बनकर आता तो फिर मेरे सामने तुम सभी को अपने सर झुकाने पड़ते, लेकिन अब मैं यहाँ पर इंस्पेक्टर बनकर आया, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। तो पैट्रियार्च कहता है कि तुम्हारे बारे में मैंने काफी सारी रूमर सुनी है, मैंने सुना है कि तुम काफी ज्यादा बहादुर और काफी ज्यादा समझदार हो, और अब तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो, मुझे लगता है कि ये सारी की सारी बातें काफी ज्यादा सच है। तुम्हारा हाजिन डोंगपिल से कहता है कि मैं यहीं पर बैठूंगा, मेरे लिए सीट लेकर आओ, और इसके लिए वहीं पर सीट लाई जाती है। तुम्हारा हाजिन वहीं पर बैठ जाता है। पैट्रियार्च उसे कहता है कि यहाँ पर मेरे पास आओ ना, मेरे साथ वाली सीट के ऊपर बैठो। हाजिन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर बिजनेस की बात करने के लिए, जब तक बिजनेस पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं पर बैठने वाला और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा। ये बात सुनने के बाद सभी मंत्री काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर देखो तो इस लड़के की हिम्मत कैसी भी हमारे पैट्रियार्च की बात को मना करने की। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, चलो फिर ठीक है, तुम्हारा काम खत्म होने के बाद ही तुम यहाँ पर मजा कर लेना। तुम्हारा हाजिन सोच रहा होता है कि शुरुआत ये लोग हमें यहाँ पर कम मांग रहे हैं, दरवाजे के ऊपर इसके सेकंड पैट्रियार्च ने मुझे रोकने की कोशिश की और अब यहाँ पर हमें लिटिल दिखाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा हाजिन इसी के साथ अपनी जेब के अंदर से ऑर्डर्स निकालता है और उसे कहता है कि ये लो, ये वो ऑर्डर्स हैं जिनके ऑर्डर्स के मुताबिक मैं यहाँ पर आया हूँ, ये वो सारे पेपर्स और लेजर्स हैं जिनको मुझे इन्वेस्टिगेट करना है। जैसे हमारा हाजिन वहां पर पेपर को निकालकर सामने रखता है, वो पेपर अपने आप उड़ना शुरू हो जाता है। तो जोक्सा फैमिली के पैट्रियार्च टेलीकिनेसिस टेक्निक को यूज करते हुए उस पेपर को हवा में उड़ाकर अपने पास ले जाते हैं और उसको ओपन करते हैं और कहते हैं कि पिछले 100 साल से यहाँ पर ये लिस्ट नहीं बदली, पिछले 100 साल से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीजों को चेक किया जाता है हर पर। मुझे लगता है कि इस बार भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कुछ चीजों को ही चेक किया जाएगा। लेकिन जैसे वहां पर उस लिस्ट के ऊपर देखता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसका क्या मतलब है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो कि इसका क्या मतलब है। तो वो कहते हैं क्या ये सच है, क्या इस लिस्ट के ऊपर जो कुछ भी लिखा है वो सच है। हाजिन कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने यहाँ पर ये लिस्ट अपने पास से बनाई है, तुम्हें लगता है कि ये लिस्ट जो है वो फेक है। और साथ इसी के साथ ही हाजिन वहां पर से टेबल और साथ में चाय का कप दोनों ही अपनी तरफ खींचता है अपनी टेलीकिनेसिस टेक्निक से। और इस बात से पैट्रियार्च काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन इसने एक साथ दो चीजों को टेलीकिनेसिस की मदद से अपनी तरफ खींचकर मेरे सामने ये बात साबित कर दिया है कि इसकी टेलीकिनेसिस टेक्निक मेरी टेक्निक से काफी ज्यादा बेहतर है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हम लोग जहां पर तुम्हारी जोक्सा फैमिली की सारी ब्रांचेस के जितने भी रैकेट्स हैं सभी को चेक करने के लिए आए हैं, हम ये देखने के लिए आए हैं कि उन लेजर्स के अंदर कोई करप्शन तो नहीं है। तो मास्टर पैट्रियार्च उसे कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इसकी इजाजत दे दूंगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें अपने बेवकूफ बेटे को यहाँ पर अच्छे से रेस करना चाहिए था। तुम्हारा बेटा यहाँ पर कल्ट का मेंबर होने के साथ साथ एक फोर्थ यंग मास्टर था, लेकिन उसने नाजायज फायदा उठाया। वो यहाँ पर अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहा, उसने यहाँ पर सभी ब्रांचेस में करप्शन की बहुत सारी करप्शन करके बहुत सारी गैर कानूनी चीजें वो मंगवाता रहा और साथ ही वहां पर डॉक्टर्स का नाजायज फायदा उठाया। शाइन भी जो कि उसका अपना साथी था वो तुम्हारी फैमिली से था ना, उसने यहाँ पर बहुत सारी करप्शन
करप्शन किया है, और वो सारी की सारी करप्शन के ऊपर से अभी पर्दा उठना तो बाकी है ना। जो भी उसने किया उसका खमियाजा तुम्हारी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। और साथ ही माना हाजिन वहां पर बात करते करते अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी चाय जो होती है वहां पर उबलना शुरू हो जाती है। ये देखकर पैट्रियार्च कहते हैं कि इसने यहाँ पर चाय को हाथ भी नहीं लगाया, अपनी एनर्जी के साथ ही इसको उबाल रहा है। इसका मतलब यह है कि इसकी एनर्जी की कोर जो है वो मेरी कोर से ज्यादा बेहतर और काफी पावरफुल है। माना हाजिन उसे कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर जो मर्जी करते रहोगे और पीनल लाहाल मास्टर तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग कल्ट के मेंबर नहीं हो? हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारी जोक्सा फैमिली और बाकी की 6 फैमिली, ये सारी की सारी फैमिलीज डीमन कल्ट का हिस्सा है। डीमन कल्ट का हिस्सा होने का मतलब यह है कि हिमालय डीमन कल्ट के साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे। डीमन कल्ट का हिस्सा होने का मतलब यह है कि तुम लोग डीमन गार्ड यानी कि हमारे डीमन एम्परर की बात मानोगे। डीमन एम्परर अगर यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना है तो तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में साथ देना है। जोक्सा पैट्रियार्च उसे कहते हैं लेकिन पिछले 100 साल से यहाँ पर हमारे साथ एक एग्रीमेंट हुआ था कि वो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीजों को चेक किया करेंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि पिछले 100 साल से डीमन एम्परर यहाँ पर एक कोई एग्रीमेंट नहीं था, बल्कि वो एक टॉलरेंस था, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त कर रहे थे। वो देख रहे थे कि तुम लोग यहाँ पर अपने आप को सुधार लो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं सुधारोगे तो फिर यहाँ पर वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और फिर तुम्हें यहाँ पर थारोली चेक किया जाएगा। और अब यहाँ पर वो वक्त आ चुका है। तो पैट्रियार्च अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर सभी के सामने मेरी इंसल्ट करने की। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम इस इंस्पेक्शन में मेरा पूरी तरह से साथ दोगे। अगर तुम यहाँ पर मेरा साथ नहीं दोगे तो फिर से काफी बुरा होने वाला है। इसके साथ ही पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर हिमालय डिवाइन डीमन कल्ट का हिस्सा है, यानी कि हम लोग एक फैमिली है जो कि डिवाइन कल्ट का साथ है, तो फिर हम लोग उनका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? अगर हमें यहाँ पर कहा जाता है कि अपने लेजर्स को चेक करवाना है तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर लेजर्स को चेक करवाने को तैयार हैं। लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर ये बात की कि वो एग्रीमेंट नहीं बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें बर्दाश्त कर रहे थे, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे डिवाइन कल्ट में डीमन गार्ड से खुद बात करनी चाहिए। मैं उनको एक लेटर लिखूंगा, मैं उनको मैसेज भिजवाता हूँ और उसके साथ उनसे बात करता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ देर और रुकना पड़ेगा हमारे लेजर्स को चेक करने के लिए। हाजिन उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर मुझे क्यों भेजा गया, जबकि उनके पास काफी सारे एल्डर्स भी हैं और साथ ही कुछ महान पॉलिटिशियंस भी हैं जो कि यहाँ पर आकर इस मसले को पीसफुली सॉल्व कर सकते थे। फिर मुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया? क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जिसने तुम्हारे बेटे को क्रिपल कर दिया। मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा और इसी वजह से मुझे यहाँ पर भेजा गया ताकि तुम्हें गुस्सा आए। जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो मैं कंप्लीटली तुम्हारी फैमिली को इरेडिकेट कर सकता हूँ और मेरे ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर गुस्से में आकर पहले मेरे पर अटैक करोगे। और डीमन एम्परर ने यही सोचकर तो मुझे यहाँ पर भेजा है और तुम सभी लोगों के लिए यहाँ पर और कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर भेजा गया। चाहे तुम्हारी ये सांप जैसी जुबान कितनी तेज क्यों ना चले, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे तो बिल्कुल भी अपनी बातों से नहीं हरा पाओगे और ना ही यहाँ पर मुझे मना पाओगे। मैं जिस मिशन के ऊपर आया वो मिशन पूरा करके ही जाऊंगा। इसी के साथ ही पैट्रियार्च और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जबकि उसके साथ वाला जो बंदा खड़ा होता है वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे हो इंस्पेक्टर जनरल, तुम यहाँ पर हमारे पैट्रियार्च इस तरह की बात नहीं कर सकते। अब जबकि तुम भी यहाँ पर हिमालय डिवाइन कल्ट का हिस्सा और हम भी हिमालय डिवाइन कल्ट का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पैट्रियार्च का ओहदा और हमारे पैट्रियार्च की फैमिली वो सबसे पहले आती है, इसलिए तुम यहाँ पर उनसे इस तरह की बात ना करो। अगर तुम इसी तरह करते रहे तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। लेकिन इसी के साथ एक प्याला उसके पास आकर टकराता है, वो प्याला उसकी गाल को छूकर पीछे दीवार के साथ टकराता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि यहाँ पर पैट्रियार्च और जनरल इंस्पेक्टर के दरमियान में बातचीत हो रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर एक लोल इंसान हम दोनों के बीच में बात कर रहे हो? अगर दोबारा तुमने यहाँ पर अपना मुंह खोला तो अगली बार जो प्याला तुम्हारी गर्दन के ऊपर लगेगा और इसी के साथ ही तुम्हारे खून के फव्वारे निकलेंगे और तुम यहीं पर नीचे गिरे पड़े होगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही बार माफ करूंगा, अगर तुमने मेरी वार्निंग को इग्नोर किया तो अगली बार यहाँ पर तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारी फैमिली डीमन डिवाइन कल्ट की रिस्पेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 63 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे चीजें और कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो एपिसोड के एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जब एक गार्ड वहां पर बीच में बात करता है, तुम्हारा हाजिन पहुंचता गुस्सा हो जाता है। फिर साथ ही हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे लेजर्स को मैं इसी जगह में इसी बैंक्वेट पार्टी में चेक करूंगा। अपने लोगों को कहो तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे में सारे के सारी लेजर बुक्स यहाँ पर ले आओ। पिछले 3 साल का सारे का सारा रिकॉर्ड मुझे चाहिए, हर एक चीज यहाँ पर मेरे सामने मौजूद होनी चाहिए। मैं उसको अभी यहाँ पर चेक करने वाला हूँ। तो थोड़ी देर गुजरने के बाद वहां पर हमारा हाजिन सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर अचानक से ऑमनियस एनर्जी को महसूस हो रही है। मेरी हीवनली नेट 6 पावर टेक्निक जो अपने आप एक्टिवेट हो गई और साथ ही हाइपर सेंसेशन टेक्निक मुझे वार्निंग दे रही है जैसे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा हो। आयर मुझे खतरा किससे हो सकता है? मुझे ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल डार्क एनर्जी है। आयर वो डार्क एनर्जी कहां से आ सकती है और कहां से निकल सकती है? मुझे कोई यहाँ पर डिस्टर्ब कैसे कर सकता है? और इसी के साथ ही पैट्रियार्च होते हैं उसे कहते हैं कि अब जबकि मैं यहाँ पर बुरी तरह जख्मी हुआ था अपनी ट्रेनिंग में, इसी वजह से मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी को रिकवर करने की जरूरत पड़ती है और मुझे लगता है कि मेरे पास और टाइम नहीं है, तो मैं यहीं पर तुम्हारे सामने बैठकर अपनी डॉक्टर से अपने आप को रिकवर करवा लेता हूँ। और साथ ही अपनी शर्ट उतार देते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पर एक्यूपंक्चर
एक्यूपंक्चर टेक्निक को आजमाने वाला हूँ, क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर जो मर्जी करो, अपनी मेड के साथ, तुम्हें अपनी डॉक्टर के साथ सोना है तो सो लो, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि अचानक से मुझे यहाँ पर इतनी ऑमनियस एनर्जी कहाँ से महसूस हो रही है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि फिजिशियन फैंग जल्दी से अंदर आ जाओ। और फिजिशियन फैंग यानी कि वही लड़की जो होती है वहां पर आती है। जैसी वो लड़की वहां पर आती है, हमारे हाजिन को वहां पर सीक्रेट डीमन क्वीन दिखाई देती है। उसको महसूस होता है सीक्रेट डीमन क्वीन उसके आसपास है, तो वो कहता है कि ये एनर्जी मैं इसको पहले भी जानता हूँ, ये वही एनर्जी है, मैं इस एनर्जी को पहचानता हूँ। जैसे फैंग वहां पर आती है और आने के बाद उसे कहती है तो पैट्रियाज क्या आप अच्छा फील कर रहे हैं, तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, जल्दी से आओ और आकर एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट को स्टार्ट करो। तो वो वहां पर आने के बाद कहती है हाँ क्यों नहीं, प्लीज मुझे माफ करिएगा, मुझे इन सभी के सामने आपका ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। तो हमारा हाजिन उसे देखते अपनी एनर्जी को रिलीज करता और कहता है कमीनी कहीं की, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़की की बॉडी के अंदर से सीक्रेट डीमन क्वीन की एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि इसके पास सीक्रेट डीमन क्वीन की स्पिरिट आर्ट है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से मास्टर से कहता है कि तुम्हें क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर इसकी खूबसूरती को देखकर लगता है कि इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रही हो। तो पैट्रियाज से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी डॉक्टर को क्यों घूर घूर कर देख रहे हो, जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है तुम सीक्रेट डीमन क्वीन से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। जैसे वो ये बात करता है तो इसी के साथ ही वो लड़की भी काफी घबरा जाती है और कहती है कि इसे मेरी मास्टर का नाम कैसे पता चला। तुम्हारा हाजिन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या रिलेशनशिप है और लड़की तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है, वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर वाइस पैट्रियाज जो होते हैं वो रस्ते में होते हैं और वहां पर एक गार्ड जो होता है वो लेजर्स लेने के लिए जा रहा होता है। तो वो उससे बात कर रहे होते हैं और काफी गुस्से में होते हैं, जबकि गार्ड उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। पैट्रियाज ने खुद यहाँ पर कहा है कि वो लेजर्स लेकर आओ, तो मैं यहाँ पर लेजर्स को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो वाइस पैट्रियाज कहते हैं कि वो इतना ज्यादा एरोगेंट है, हम लोग यहाँ पर उसकी बात मान ही क्यों रहे हैं, हम लोग यहाँ पर उसको पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। जबकि वो उसे कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, वो यहाँ पर डीमन डिवाइन कर्ल के ऑर्डर से आया है। और इसी के साथ उन्हें वहां पर मेन रूम से एनर्जी सर्च दिखाई देती है, एक जबरदस्त धमाका आता है। तो वो लोग भी भागते हुए उस तरफ चले जाते हैं और कहते हैं कि चलो वहां पर चलकर देखते हैं क्या हुआ है। और साथ ही वो उनसे कहते हैं कि सभी सोल्जर्स को रेडी करो। वाइस पैट्रियाज वहां पर अपने सोल्जर्स को रेडी रहने का कहते हैं कि लगता है कि यहाँ पर फाइट होने वाली है। ऐसे वहां पर हमारा हाजिन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। दूसरी तरफ से होंगरियन कहती है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर फाइट करनी होगी। अचानक से यंग मास्टर को क्या हो गया, उन्होंने यहाँ पर अपनी एनर्जी को क्यों रिलीज किया। डोंगपिल कहता है कि मुझे नहीं लगता, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अगर यहाँ पर एल्डर्स भी फाइट का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर यंग मास्टर अकेले इन सभी को नहीं हरा पाएंगे। और इसी के साथ ही वो उसकी तलवार की तरफ फेंकता और कहता है कि ये लो अपनी तलवार लो, जाकर अपनी स्क्वाड को लेकर आओ। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं स्क्वाड को लेकर आती हूँ, तुम क्या करने वाले हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इन सभी एल्डर्स को रोकने की कोशिश करता हूँ जब तक तुम यहाँ पर वापस नहीं आती। मैं नहीं चाहता कि एल्डर्स यहाँ पर हमारे यंग मास्टर की फाइट में इंटरफियर करें। कि दूसरी तरफ हमारे हाजिन को दिखाता है कि हाजिन जाकर उस लड़की को गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताओ कि तुम्हारा सीक्रेट डीमन क्वीन के साथ क्या रिलेशनशिप है। जबकि वो लड़की उसे कहती है कि तुम यहाँ पर किस सीक्रेट डीमन क्वीन की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि सीक्रेट डीमन क्वीन कौन है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सिर्फ एक ही बार पूछूंगा, लगता है कि तुम वाकई में मरना चाहती हो। और वो उसका गला दबाना शुरू कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ से पैट्रियाज उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर मेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक कैसे कर सकते हो। जैसे वो हाजिन के ऊपर अपने हाथ की टेक्निक से अटैक करते हैं, हाजिन उस लड़की को छोड़कर पीछे की तरफ जंप करता है। तो पैट्रियाज उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम हमारी फैमिली में आकर किसी के ऊपर इस तरह से अटैक नहीं कर सकते। हमारा हाजिन उसे कहता है कि रास्ते से साइड के ऊपर हट जाओ, दफा हो जाओ। और साथ ही वो अपनी तलवार को अपने पास बुलाता और कहता है अगर तुम यहाँ पर मेरे रास्ते से नहीं हटे तो फिर तुम भी यहाँ पर मरोगे, मेरा टारगेट ये लड़की है ना कि तुम हो। इसी तरफ कैप्टन होंगरियन को दिखाता है कि वो जल्दी से ड्रैगन पैलेस में वापस जाती है और जाकर अपनी स्क्वाड से कहती है बिजर्क डीमन स्क्वाड इमरजेंसी इमरजेंसी, जल्दी से सभी लोग रेडी हो जाओ। आज से अभी से इसी वक्त से जोक्सा फैमिली को कोड जेलो दिया जा रहा है, ये हमारे कोड जेलो एनिमी है, तुम्हें सभी लोगों को यहाँ पर बंदी बनाना है। जितने भी लोग तुम्हें दिखाई दे उन सभी को रास्ते से हटाना है, किसी को फिलहाल के लिए जान से नहीं मारना, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें जनरल इंस्पेक्टर को जाकर बचाना है। तो वो सभी लोग रेडी हो जाते हैं। तो वो अपनी स्क्वाड को लेकर उनसे कहती है कि हमें बैक गार्डन की तरफ जाना है। बेशक डीमन स्क्वाड उन सभी लोगों को जाकर दिखा दे कि क्या है हमें इस मिशन के ऊपर क्यों भेजा गया, अगर कोई भी तुम्हारे रास्ते में आता है उसे रास्ते से साइड के ऊपर हटा देना। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा डोंगपिल जो होता है वहां पर 4 एल्डर्स से फाइट कर रहा था, क्योंकि वो एल्डर्स जो होते हैं वो अपने पैट्रियाज की मदद करने के लिए आगे जाना चाहते हैं, लेकिन वो अकेला जो होता है उनको हराने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि वहां पर स्ट्राइक्स लगाकर उनको पीछे की तरफ हटा रहा था। वो एल्डर्स भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि हालांकि ये काफी ज्यादा यंग है, लेकिन इसके बावजूद हम 4 एल्डर्स के खिलाफ अकेला खड़ा है। लगता है कि यहाँ पर डिवाइन डीमन कर्ल के जो सोल्जर्स हैं वो भी काफी ज्यादा स्पेशल हैं। लगता है कि ये लड़का बहुत जल्दी सुप्रीम पीक पर पहुंचने वाला है और ये भी एक खतरनाक वॉरियर बन जाएगा। जबकि डोंगपिल वहां पर सोच रहा था कि अभी मेरे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं और मैं यहाँ पर अपनी वाजरा सीक्रेट बॉडी की कमजोरी इनके सामने शो नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर किसी भी तरह से इनको रोक कर रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने यंग मास्टर को प्रोटेक्शन दूंगा, उनको बचा कर रहूंगा। और साथ ही वो वाजरा याक्षा डिमोनिक कार्ड्स को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा
हाजिन जो होता है अभी भी उस लड़की के पीछे होता है, वो उसके ऊपर ही अटैक किए जा रहा था, जबकि पैट्रियार्च वहां पर उसके सामने खड़ा होकर उसको ब्लॉक कर रहा था और कहता है कि इसे अचानक से क्या हो गया, यहाँ पर मेरी डॉक्टर के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है। कि वो लड़की वहां पर सोच रही होती है कि इस लड़के की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, लगता नहीं है कि ये पैट्रियार्च इसके सामने ज्यादा देर तक टिक पाएगा। इस लड़के को मेरी मास्टर सीक्रेट डीमन क्वीन के बारे में पता है, अगर इसे उसके बारे में पता है तो फिर ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकल कर जाना होगा, मैं यहाँ पर रुक नहीं सकती। अगर मैं यहीं पर रुकी रही तो जोक्सा पैट्रियार्च मुझे बचा नहीं पाएगा और इसी के साथ ही वहां पर से भागने की कोशिश करती है। जब वो वहां पर से भागकर जा रही है तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भागकर जा पाओगे, और अपनी तलवार उसकी तरफ फेंकता है। उसकी तलवार वहां पर जाकर पॉन्ड के अंदर गिरती है। जब वो तलवार पॉन्ड के अंदर गिरती है तो वहां पर जितना पानी होता है वो सारे के सारा धुआं बनकर उड़ जाता है। हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ पर से भागने की कोशिश करोगी तो फिर मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा। जबकि जोक्सा पैट्रियार्च उसे कहता है कि लड़के कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम इस वक्त जोक्सा फैमिली में और तुम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारी जोक्सा फैमिली, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम पहले करप्शन का लगने वाला था अब वो यहाँ पर गद्दारी का लगने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद पैट्रियार्च उसे कहता है कि क्या बकवास हो रही है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम जानना चाहते हो कि यहाँ पर तुम्हारे पर गद्दारी का इल्जाम क्यों लगेगा। कि मैं यहाँ पर जिस सीक्रेट डीमन क्वीन की बात कर रहा हूँ वो सीक्रेट डीमन क्वीन स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के साथ रहती थी। स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की एक मेंबर हुआ करती थी और उनके साथ उसने ट्रेनिंग की है। इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे हो, इसकी वजह तुमने स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर के एक डिसाइपल को यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर तुम भी तो गद्दार हुए ना। हालांकि हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लेजर्स को चेक करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है कि तुम्हारा ताल्लुक स्टील ब्लड फोर्ट्रेस वालों के साथ है और तुम उनके साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहे हो। अब यहाँ पर जब ये खबर फैलेगी, जब डीमन गार्ड को इस बारे में पता चलेगा कि तुम लोग स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के साथ मिले हुए और उनका एक डिसाइपल तुम्हारे अंदर मौजूद था, तो फिर बताओ कि तुम्हारा क्या होने वाला है। लगता है कि जहाँ पर डीमन डिवाइन कल्ट के अंदर तुम्हारी जोक्सा फैमिली का अंत हो चुका है, तुम यहाँ पर मजीद नहीं रह पाओगे। जबकि जोक्सा पैट्रियार्च वहाँ पर सोच रहे होते हैं ये बात तो सच है कि यहाँ पर फिजिशियन पैंग जो है ये सीक्रेट डीमन क्वीन की डिसाइपल है, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसकी मास्टर यानी सीक्रेट डीमन क्वीन वो कभी ब्लड फोर्ट्रेस का हिस्सा हुआ करती थी, वो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की एक मेंबर थी, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन अब जो भी हो जाए मैं यहाँ पर हार तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। और इसी के साथ वो अपनी पॉइजनस टेक्निक को रिलीज करते और कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगा, तुम हमारी फैमिली में और तुम्हें यहाँ पर अब मरना होगा। और वो एनर्जी को रिलीज करके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 64 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन क्या करेगा, क्या वो यहाँ पर पैट्रियार्च को मार डालेगा और सीक्रेट डीमन क्वीन की डिसाइपल को जिंदा पकड़ लेगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जो पैट्रियार्च होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि आखिर इस लड़के को कैसे पता चला कि ये सीक्रेट डीमन क्वीन का की डिसाइपल है और साथ ही सीक्रेट डीमन क्वीन स्टील ब्लड फोर्ट्रेस वालों के साथ ही। लेकिन जो भी हो मुझे यहाँ पर इसको कवर तो करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो फिर से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं और इस बार वो पॉइजन को रिलीज करते हुए हाजिन के ऊपर अटैक करते हैं। हाजिन ऊपर की तरफ जंप करता है और उसके अटैक को अवॉइड करता है, लेकिन इसी के साथ ही पैट्रियार्च साइड के ऊपर से निकलते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ कहेंगे तुम यहाँ पर मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे, तुम इस वक्त हमारी फैमिली में और मैं इस वक्त फैमिली का पैट्रियार्च हूँ। हमारा हाजिन वहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं इसके बेटे से पहले फाइट कर चुका हूं, उसने भी सेम टेक्निक्स को यूज किया था, उसकी पॉइजन टेक्निक्स इसकी जैसी थी, लेकिन इसका लेवल उससे बहुत ज्यादा हायर है, इसकी टेक्निक्स को यूज करने की पावर उससे ज्यादा है। पैट्रियार्च वहां पर अपनी पाम टेक्निक के साथ बहुत ही लिथल पॉइजन को रिलीज कर रहे होते हैं, बार बार वहां पर पॉइजन को रिलीज कर रहे होते हैं। हमारा हाजिन जो होता है वहां पर उसकी पाम टेक्निक की वजह से पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। हाजिन कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी के अंदर से इस पॉइजन को निकालना होगा। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कैप्टन होंगरियोंग जो होती है अपनी आर्मी को लेकर वहां पर पहुंच जाती है, वो अपने सोल्जर्स के साथ वहां पर आती है और एल्डर्स के ऊपर अटैक करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगी। तो वो उसे कहती है कि वैसे यहाँ पर 4 के खिलाफ 1 की फाइट तो काफी ज्यादा अजीब लगता है, तो अब यहाँ पर 2-4 के खिलाफ फाइट करेंगे। तो कैप्टन होंगरियोंग साथ ही वहां पर डोंगपिल की इंसल्ट भी करती है और उसे कहती है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही कमाल की तलवार है, बहुत ही कमाल की तलवार के बावजूद तुम यहाँ पर हार रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें तो ये तलवार मिलनी भी नहीं चाहिए थी। और इसी के साथ ही कैप्टन हमारे हाजिन की तलवार भी लेकर आई होती है, वो उसकी हैवी स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंकती है और कहती है कि थर्ड यंग मास्टर तुम्हारी तलवार। हमारा हाजिन जो होता है ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी तलवार को कैच करता है और कहता है कि अब ये हुई ना बात। और दूसरी तरफ से मास्टर पैट्रियार्च उसे कहता है कि तुम यहाँ पर से आज बात कर बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे और सामने की तरफ पॉइजन टेक्निक को रिलीज करते हैं, जबकि हमारा हाजिन तलवार को घुमाकर उसकी टेक्निक को कट कर देता है। और इस बात से वो भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसने मेरे लीथल पॉइजन को सिर्फ और सिर्फ एक स्लैश से कट कर दिया। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम मुझे दोबारा ये कहने पर मजबूर मत करो, अगर तुमने मुझे रोका तो फिर तुम भी यहाँ पर मरोगे, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के लिए हूँ।
हूँ। तो पैट्रियार्च फिर से गुस्सा हो जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहता है कि तुमने जहाँ पर मुझे फोर्स किया, मुझे यहाँ पर अपनी बेस्ट टेक्निक को यूज करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को यूज करने वाले हैं जिससे पॉइजन रिलीज होगा। तो माना हाजिन कहता है कि इससे तो पॉइजन पूरे एरिया को कवर कर लेगा। वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ और उसके साथी जो होते हैं वो जल्दी से पीछे की तरफ बढ़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ से पैट्रियार्च वहां पर दोनों पाम्स के अंदर से बहुत सारी पॉइजन स्मोक को यूज करते हैं। हाजिन कहता है कि फोर्थ जंग मास्टर ने भी सेम टेक्निक को यूज किया था, लेकिन ये वाली टेक्निक उस टेक्निक के मुकाबले में बहुत ज्यादा हाई स्केल के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। उसकी टेक्निक तो इसके सामने कुछ भी नहीं थी। हाजिन वहां पर उस फिजिशियन को ढूंढ रहा था, फिजिशियन पैंग को ढूंढ रहा था, वो भी वहीं पर होती है, वो मास्टर पैट्रियार्च के पीछे खड़ी होती है। हाजिन कहता है कि वो अभी तक जहां पर से गई नहीं है, वो अभी तक यहीं पर है। ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि वो अभी तक जहां पर से भाग कर नहीं गई, लेकिन वो यहाँ पर इस पॉइजन से इफेक्टेड क्यों नहीं हो रही। और इसी के साथ ही वो देखता है कि उसकी आंखें ब्लैक हो चुकी होती है। वो यहाँ पर सीक्रेट डीमन क्वीन की स्पेशल टेक्निक को यूज कर रही होती है, उसकी कोर एनर्जी को यूज कर रही है, जिसकी वजह से ये पॉइजन उसकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा होता। तो हाजिन कहता है कि मुझे समझ आ गई, क्योंकि इसके पास डार्क की है। ये डार्क की वो सीक्रेट डीमन क्वीन की डार्क की है, जिसकी वजह से मेरी हाइपर सेंसेशन मुझे अलर्ट कर रही थी, क्योंकि हाइपर सेंसेशन टेक्निक जो है ये डार्क की से बहुत ज्यादा रिलेटिव होती है। और इसी के साथ ही माना हाजिन सामने की तरफ तलवार को घुमाकर एक कट लगाता है। तो माना हाजिन जब सामने की तरफ कट लगाता है तो उसकी जो स्मोक पॉइजनस टेक्निक होती है उसको वहां पर कट कर देता है, लेकिन पैट्रियार्च वहीं पर अपने स्मोक के अंदर से निकलते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम ह्यूमनली डिवाइन डीमन कल्ट के थर्ड जंग मास्टर हो या फिर नहीं, लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर आकर ये सब कुछ किया है हमारी फैमिली में, तो तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। तो जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और अपने हाथ को, तो पैट्रियार्च अपने हाथ को हाजिन की बॉडी के अंदर दंसा देते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, यही तुम्हारा अंत है। अगर तुम्हें मरना ही था तो तुम मुझे पहले बता देते, तो मैं यहाँ पर तुमसे इतनी सारी बातें नहीं करता, बल्कि तुम्हें यहाँ पर पहले मार देता। जबकि हमारा हाजिन वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर आजाद होने का सपना देख रहा था, मेरी ख्वाहिश थी यहाँ पर से आजाद होने की, लेकिन फिर मैं यहाँ पर आने से पहले ये क्यों सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर से नहीं जाना चाहिए, मुझे डिवाइन डीमन कल्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारा हाजिन इसी के साथ ही पैट्रियार्च का हाथ पकड़ लेता और साथ ही सोच रहा होता है कि आखिर मेरी यहाँ पर से वजह क्या थी कि मैं यहाँ पर से जाना नहीं चाह रहा था। मेरी बॉडी यहाँ पर मुझे ये कह रही थी, मेरी जो सेंसेशंस है वो मुझे ये कह रही थी कि मुझे डिवाइन डीमन कल्ट को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो अब मुझे समझ आ रही है कि वो क्या रीजन थी। वो ये रीजन थी कि मैं यहाँ पर से कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। मेरे लिए आजादी का मतलब यह है कि उन सभी लोगों से बदला लेना, उन सभी लोगों से जो लोग मेरी मौत में शामिल थे, जो लोग मेरे सब में शामिल थे, जिन लोगों ने मुझे पिछली लाइफ में पालतू कुत्ता बनाकर रखा। अगर मैं एक एक करके उन सभी लोगों को मार डालता हूं तो यही मेरे लिए ट्रू फ्रीडम होगी। और डिवाइन डीमन कल्ट में तो मैं वैसे भी आजाद हूं, जहां पर मेरे पर कोई बंदिश है ही नहीं। तुम्हारा हाजिन इसी के साथ ही वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तो फिर यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने मिशन को पूरा करूंगा। अब मुझे समझ आ गया कि मुझे यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट में क्या करना। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहां पर पैट्रियार्च को एक जबरदस्त पंच मारता है। वो अपनी एक्सप्लोसिव माउंटेन ब्लास्ट टेक्निक को यूज करते हैं, पैट्रियार्च को पंच मारता है, जिसकी वजह से पैट्रियार्च जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है और इसी के धमाके के साथ ही पैट्रियार्च ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। और साथ ही हमारा हाजिन ऊपर से जंप करता है। जब वो नीचे गिर चुका होता है तो पैट्रियार्च की बॉडी के ऊपर आकर वो स्पेशल एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करता है और उसको वहीं पर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ वो डोंगपिल से कहता है कि डोंगपिल उस लड़की को वहां पर से जाने मत देना, जबकि वो लड़की जो होती है वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को रिलीज करती है। वो वहां पर सीक्रेट डीमन क्वीन की किसी टेक्निक को यूज करने लगती है, अपने हाथों को सामने की तरफ करती है और साथ ही अपनी स्पेशल स्पिरिट गोस्ट आई टेक्निक को रिलीज करती है। जब वो स्पेशल टेक्निक को यूज कर रही होती है, इसी के साथ ही डोंगपिल उसकी उंगलियां काट देता है। डोंगपिल उसके करीब पहुंचकर अपनी तलवार को घुमाता है, जिसकी वजह से उस बेचारी के एक हाथ की उंगलियां काट जाती हैं। और साथ ही डोंगपिल उसके पेट में पंच मारता है और पीछे की तरफ घूमता है और साथ ही अपनी टेक्निक को यूज करते हुए, एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करते हुए उसको वहां पर बेहोश कर देता है। तो इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, मैंने यहाँ पर रिवीलिंग स्पिरिट गोस्ट आई टेक्निक को यूज किया, लेकिन इसके ऊपर वो टेक्निक काम क्यों नहीं की। इसी तरफ से सेकंड पैट्रियार्च वहां पर पहुंच आते हैं और कहते हैं कि सबका क्या मतलब है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पैट्रियार्च के ऊपर अटैक करने की, वो भी तुम जहां पर हमारे टेरिटरी में रहते हुए, जोक्सा फैमिली की टेरिटरी में रहकर हमारे पैट्रियार्च के ऊपर अटैक कर रहे हो। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि अब यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? तुम यहाँ पर डीमन लॉर्ड के डिसाइपल ही हो, तब भी तुम हमारे पैट्रियार्च के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। इसी वजह से अब यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। जबकि इसी के साथ ही हमारी जो कैप्टन होंग होती है वो वहां पर एक स्लैश लगाती है, जिससे पूरी बिल्डिंग पीछे कट जाती है। वो उनसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें जबकि पता है कि ये थर्ड जंग मास्टर, तुम सभी लोगों को यहाँ पर इसके सामने घुटने टेकर माफी की भीख मांगनी होगी। तुमने इसके साथ बदतमीजी किया, अगर तुमने यहाँ पर इससे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम सभी लोगों को अभी यहाँ पर इसी जगह के ऊपर मार डालूंगी। यहाँ पर पहली बार तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ रही हूँ, अगर दोबारा तुमने यहाँ पर हमारे जंग मास्टर के साथ बदतमीजी की तो फिर मैं अपने बिजर्क डीमन स्क्वाड को तुम्हारी फैमिली के लिए येलो कोड की बजाय रेड कोड दे दूंगी और उसके बाद तुम्हारी फैमिली को कंप्लीटली नाइलेट कर दिया जाएगा, किसी एक मेंबर को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। बात सुनने के बाद वाइस पैट्रियार्च होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन होंगनियोन उसे कहती है कि हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हारी फैमिली से फाइट के दौरान मेरे काफी सारे सोल्जर्स मारे जाएं, मेरी बिजर्क डीमन स्क्वाड के लोग मारे जाएं, लेकिन तुम लोग भी यहाँ पर बच नहीं पाओगे, तुम लोग भी यहाँ पर बुरी तरह से मार खाने वाले और तुम्हारे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो क्या तुम यहाँ पर फाइट करना चाहोगे? क्योंकि अगर तुम फाइट करोगे तो फिर तुम्हारी फैमिली का अंत यहीं पर होने
वाला है। हमारा हाजिन कैप्टन होंगरियोन से कहता है कि शांत हो जाओ, मुझे यहाँ पर उनके पैट्रियार्च से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये औरत चाहिए। और इसी के साथ ही एक सोल्जर जो पहले वहाँ पर बात कर रहा था वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर आपकी बात को समझ सकते हैं, इस वक्त हम दोनों साइड के ऊपर से हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्योंकि आपने यहाँ पर पहले अटैक किया है तो इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इस बारे में सोचना चाहिए कि आपने पहले अटैक किया है तो फिर यहाँ पर हम लोग पीसफुल मैनर में आपस में बात कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको हमारे पैट्रियार्च को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर अपने पैट्रियार्च को छोड़ेंगे और हमारे बारे में यहाँ पर एक बहुत ही ऑनेस्ट रिपोर्ट बनाएंगे, अगर एक ऑनेस्ट रिपोर्ट बनाते हैं तभी हम लोग यहाँ पर आपको जाने देंगे, वरना हम लोग आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तो वो उसे कहता है कि सर इस बात का वही मतलब है जो मैंने आपको बताया है, यानी कि हम लोग आपके साथ निगोशिएट करना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों ने पहले अटैक किया है, तो उसी वजह से आपको यहाँ पर हमारे पैट्रियार्च को भी छोड़ना होगा, साथ ही हमारे खिलाफ यहाँ पर एक अच्छी रिपोर्ट बनानी होगी ताकि हम लोग यहाँ पर डीमन लॉर्ड की नजरों से भी बच सकें, तभी हम आपको यहाँ पर से जाने देंगे। अगर आप यहाँ पर आगे से कोई और डिमांड्स करते हैं, यहाँ पे फिजिशियन को यहाँ पे हमारे पैट्रियार्च को अपने साथ लेकर जाने की डिमांड करते हैं, तो फिर हमें यहाँ पर वायलेंस करना होगा, हमें फिर फाइट करनी होगी। तुम्हारा हाजिन उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा है कि ये यहाँ पर बहुत ही लो स्टेटस का कोई गार्ड और यहाँ पर बीच में ऐसे बात कर रहा है जैसे यही पैट्रियार्च हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर पैट्रियार्च हो? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर पैट्रियार्च नहीं हो तो फिर अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर बोलने का अधिकार किसने दे दिया, जबकि तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 65 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन यहाँ पर सीक्रेट डीमन क्वीन के डिसाइपल के पास से कौन से राज गुलवा पाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 66 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन गार्ड की बात से काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, फिर मुझसे यहाँ पर स्टोन में बात क्यों कर रहे हो। और इसी बात से वाइस कैप्टन जो होते हैं, वाइस पैट्रियार्च जो होते हैं, वो उससे कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो, जहाँ पर चुपचाप खड़े रहो। अब जबकि पैट्रियार्च के बाद वाइस पैट्रियार्च मैं हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर बोलने दो। तो यहाँ पर थोड़ी देर बात करने के बाद उन दोनों के दरमियान में एक समझौता हो जाता है। तो हमारा हाजिन जो होता है वो उनसे कहता है कि साइड के ऊपर हट जाओ, अगर तुम लोग यहीं पर खड़े रहे तो फिर तुम्हारे साथ बहुत सा बुरा होने वाला है, क्योंकि हमारे हाजिन की बॉडी के अंदर पॉइजन होता है जिसकी वजह से उसके नाक से ब्लड बह रहा होता है। तो वाइस पैट्रियार्च जो होता है इस बात का फायदा उठाना चाह रहा होता है और वहां पर बात को लंबा कर रहा होता है। वो उसे कह रहा होता है कि यहाँ पर हम लोग इस बात को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते, और वो उसे कहता है कि समझौता ये होगा कि तुम लोग यहाँ पर हमारे पैट्रियार्च को छोड़ दोगे और बदले में हम तुम्हें यहाँ पर एंटीडोट देंगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर एंटीडोट की जरूरत है। अगर तुम्हें एंटीडोट की जरूरत है तो बदले में तुम्हें यहाँ पर हमारे सारे लेजर्स को पास करना होगा, यानी कि अगर तुम्हें करप्शन दिखाई भी देती है तब भी तुम्हें उसे छोड़ना होगा। लेकिन हमारा हाजिन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि जहां पर तुम्हारी करप्शन होगी तो फिर करप्शन को रिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन वाइस कैप्टन उसके काफी ज्यादा करीब चला जाता है, उसके करीब खड़े होकर उसे कहता है कि यार तुम्हें इस बात का डर नहीं है, मैं तुम्हारे इतने ज्यादा करीब खड़ा हूं और तुम्हारी हालत काफी बुरी है। हाजिन उसे कहता है तो क्या क्या तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक करना चाहते हो, यहाँ पर मुझे हॉस्टेज बनाना चाहते हो। इसी के साथ ही वाइस कैप्टन जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही मैं तुम्हारे पर अटैक करना चाहता हूँ। ये देखकर डोंगपेल और होंगरियोंग दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन हमारा हाजिन जो होता है अब इतना भी कमजोर नहीं है। जब हमारा हाजिन वहां पर चुपचाप खड़ा होता है, इसी के साथ ही वहां पर जबरदस्त ओमनियस एनर्जी महसूस होती है, और इसी के साथ ही वाइस कैप्टन जो होता है वो कहता है कि ये क्या हुआ, अचानक से ये आसमान उल्टा क्यों हो गया, और ये यंग मास्टर जो है ये भी उल्टा क्यों खड़ा है, क्योंकि असल में उसकी गर्दन काट चुकी होती है। और इसी के साथ ही गोल्डी को दिखाता है कि गोल्डी जो होती है वो साइज में काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है, और बड़ा होने के बाद वहां पर आती है और वाइस कैप्टन की गर्दन उखाड़ लेती है। वो अपने मुंह के साथ ही उसकी गर्दन उखाड़ लेती है, और ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये कौन सा बीस्ट है, ये कैसा बीस्ट है जिसने यहाँ पर हमारे वाइस कैप्टन वाइस पैट्रियार्च की गर्दन काट दी। डोंगपेल भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तो हमारी गोल्डी है, लेकिन एक छोटी सी गोल्डी इतनी बड़ी कैसे होगी। तुम्हारा हाजिन भी गोल्डी के सर पे हाथ पे फेरता है और कहता है कि पिछले 2 दिन से मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा था कि तुम कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी, अब मुझे समझ आई कि तुम यहाँ पर इवॉल्व हो रही थी, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो। हाजिन की बॉडी के अंदर क्योंकि पॉइजन होता है तो वो कहता है कि जो पॉइजन मेरे ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा है, लेकिन अब जबकि यहाँ पर गोल्डी आ गई है तो गोल्डी की स्पिरिचुअल की वजह से मैं अपनी बॉडी को हील कर पा रहा हूँ। अगर यहाँ पर मेरे पास रहेगी तो फिर मैं जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी को हील कर पाऊंगा। और दूसरी तरफ से अब गार्ड जो होता है वहां पर अब वाइस कैप्टन बन चुका होता है। तुम्हारा हाजिन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम ही इन कमांड हो, जबकि तुम्हारा वाइस पैट्रियार्च मर चुका है, तुम्हारा पैट्रियार्च बुरी हालत में है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस वक्त हमारे साथ कुछ निगोशिएट कर सकते हो? अगर तुम अभी भी यहाँ पर वायलेंस करना चाहते हो तो फिर मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को इरेडिकेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर चुपचाप अपने सारे के सारे लेजर्स लाकर हमारे सामने रख देते हो तो हम लोग बस उनको चेक करेंगे, उनकी करप्शन देखेंगे और उसके बाद डीमन
डीमन लॉर्ड को इसके बारे में रिपोर्ट कर देंगे। बस इतना ही होगा और जो सजा देना चाहेंगे वो डीमन लॉर्ड तुम्हें खुद देंगे, क्योंकि इस वक्त तुम लोग बहुत ही बड़ी सिचुएशन में फंस चुके हो। इस वक्त तुम्हारे पर गद्दारी का इल्जाम भी लग रहा है और अगर तुम्हें फाइट करनी है तो फिर तुम लोग कर सकते हो। चलो जल्दी से यहाँ पर डिसीजन लो, क्योंकि पहले तुम यहाँ पर बात कर रहे थे, अब यहाँ पर तुम वाकई में वाइस पैट्रियार्च की जगह के ऊपर हो सकता है कि तुम ही यहाँ के नए पैट्रियार्च बन जाओ। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है उन्हें रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे हाजिन के सामने सारे के सारे लेजर्स लाकर रख दिए जाते हैं। हाजिन उन सभी लेजर्स को चेक करता है और कहता है कि इनके अंदर तो वाकई में करप्शन के सबूत हैं और मैं सारी की सारी रिपोर्ट बना रहा हूँ। और इस रिपोर्ट को बनाकर वो कबूतर के साथ लगा रहा होता है, जब किसी के साथ ही वो गार्ड भी उसके सामने खड़ा होता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी लिखना था वो सब कुछ मैंने लिख लिया है, यहाँ पर अपना काम करने के लिए आया था और मैंने कर लिया। और यहाँ पर जिसकी वजह से मैं गुस्सा हुआ था उस फिजिशियन फैंग को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारा पैट्रियार्च तुम्हारे पास रहेगा, तुम अपने पैट्रियार्च को रख सकते हो। जो रिपोर्ट मैंने बनानी थी वो मैंने भेज दी है। अगर तुम लोग यहाँ पर अपने पैट्रियार्च को इमीडिएट ट्रीटमेंट देते हो तो फिर मैंने जो डिमोनिक एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर डाली है वो निकल जाएगी और तुम इसको बचा सकते हो। लेकिन अगर तुम यहाँ पर हमारा पीछा करने में टाइम वेस्ट करोगे तो फिर मुझे लगता है कि तुम अपने पैट्रियार्च को नहीं बचा पाओगे। इसी वजह से तुम यहाँ पर यही समझो कि हम दोनों के दरमियान में एक एग्रीमेंट है, हम लोग यहाँ पर से सेफली निकलेंगे और तुम लोग हमारा पीछा नहीं करोगे और अपने पैट्रियार्च को बचाने में अपना टाइम लगाओगे। और इसी के साथ ही वहां अपने कबूतर को उड़ा देता है, उसके साथ एक मैसेज लगाकर। वो मैसेज होता है वो सीधा जनरल स्ट्रेटेजिस्ट के लिए होता है, जबकि दूसरी तरफ हमारा हाजिन जो होता है उनकी फैमिली से निकल आता है। वहां पर से निकलने के बाद हाजिन जो होता है वो वहां पर गोल्डी के साथ बैठ कर कल्टीवेट कर रहा था, अपनी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकाल रहा होता है। तो हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से इस एनर्जी को निकाल रहा हूँ। लेकिन ज्यादातर तो ये सब कुछ इसकी स्पिरिचुअल की वजह से हो रहा है, गोल्डी की स्पिरिचुअल की वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मिस्टिकल क्रीचर मेरे साथ अपनी शेपलेस की वजह से बात कर सकता है, वो मेरे साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है और अपनी स्पिरिचुअल की को मुझे दे पा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बैम्बू ग्रोव की वजह से हुआ है? तो इसी के साथ ही हाजिन को याद आता है कि जब वो बैम्बू जंगल में था तो वहां पर एक बैम्बू शूट थी, उस बैम्बू शूट को उसने खा लिया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बैम्बू शूट उस जंगल की कोर थी और उसी जंगल की कोर की वजह से ये गोल्डी जो है ये उसके साथ जुड़ा हुआ था और जबकि ये मैंने यहाँ पर उसको खा लिया था, तब यहाँ पर मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हारा हाजिन गोल्डी से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि एक ना एक दिन मैं तुम्हारी कोर एनर्जी तुम्हें वापस कर दूंगा और तुम फिर से आजाद हो जाओगे। लेकिन जब तुम मेरे करीब रहते हो तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। जबकि दूर खड़े कैप्टन होंगरियन और डोंगपिल दोनों वहां पर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तो वो वहां पर डोंगपिल उसके लिए वाइन लेकर आता है और उसे कहता है क्या तुम पियोगी? तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं पीऊंगी। और उससे पूछता है कि तुम्हारी इंजरीज ठीक है? डोंगपिल कहता है काफी बेहतर है। तो वो उसे कहता है कि हाँ तुम्हारी बॉडी भी काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा फाइट हुई थी। तो कैप्टन होंगरियन उसे कहते हैं लेकिन तुमने तो वहां पर बिल्कुल भी टफ फाइट नहीं की, क्योंकि तुम तो वहां पर एल्डर्स के सामने टिक नहीं पा रहे थे। तो वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर साथ ही कैप्टन उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर इतने उदास क्यों लग रहे हो, अब जबकि हम लोग वहां पर से निकल आए और फाइट भी जीत गए हैं। तो डोंगपिल उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सिचुएशन को लेकर काफी ज्यादा हैरान हूँ, मैं यहाँ पर सिचुएशन को लेकर काफी ज्यादा हैरान हूँ। मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि एक छोटी सी गोल्डी जो कि कभी मेरे एक हाथ के साइज जितनी थी, एक ही दिन में वो इतनी ज्यादा बड़ी कैसे हो सकती है? तो अब मुझे यहाँ पर समझ आ रही है कि ये वाकई में एक मिस्टिकल क्रीचर है। इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी है कि उसके बड़े और खतरनाक होने के बाद भी यहाँ पर दोनों का बॉन्ड बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। तो कैप्टन होंगरियन उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम इस बात को लेकर परेशान नहीं हो कि वो बड़ी होगी, बल्कि तुम इस बात को लेकर परेशान हो कि वो तुमसे ज्यादा अच्छी बॉडीगार्ड है। तो क्या हमारा डोंगपिल उसे कहता है कि हाँ ये बात तुमने वाकई में सच कही कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर बॉडीगार्ड है, मैं इस बात को मना बिल्कुल भी नहीं करूंगा। कैप्टन होंगरियन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो तुमसे ज्यादा बेहतर ही क्यों ना हो, लेकिन वो है तो सिर्फ और सिर्फ एक बीस्ट ही। डोंगपिल उसे कहता है लेकिन मैं इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ कि एक बीस्ट भी यहाँ पर हमारे जंग मास्टर को प्रोटेक्शन दे रहा है। हाजिन वहां पर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उन दोनों के पास आता है और उनसे कहता है क्या तुम दोनों ठीक हो? तो वो लोग कहते हैं हम दोनों ही ठीक है। और हमारा हाजिन उन दोनों से कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझसे काफी सारे सवाल पूछना चाहते होगे कि जोक्सा फैमिली में अचानक से मुझे क्या हो गया था, लेकिन हम लोग ये काम बाद में करेंगे। तो डोंगपिल उसे कहता है तो फिर क्या हम लोग यहाँ पर से ग्योंग फैमिली की तरफ निकले? तुम्हारा हाजिन कहता है लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर एक चीज को वेरीफाई करना है, मुझे ये बताओ कि वो लड़की कहाँ पर है जिस तुम वहां पर से लेकर आए थे? तो वो कहता है उसे मैंने कार्ड के अंदर बंद किया हुआ है। तो उसे वहां पर रस्सियों के साथ बांध कर कार्ड के अंदर बंद किया गया होता है। तुम्हारा हाजिन वहां पर आता है, अपनी एनर्जी के साथ से उठाकर बाहर पटकता है और उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर अपनी नींद पूरी की? अब यहाँ पर वक्त आ चुका है मेरे सवालों का जवाब देने का, मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, मैं जो भी पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना, वरना यहाँ पर तुम बहुत ही बुरी तरह से मरने वाली हो। चलो जल्दी से अब बकना स्टार्ट करो कि सीक्रेट डीमन क्वीन कहाँ पर है। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है अपनी तलवार को उसके कान के ऊपर रखता है और उसे कहता है कि मेरा पहला सवाल यह है कि बताओ कि सीक्रेट डीमन क्वीन का साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो आगे से उसे जवाब नहीं देती। इसी के साथ हमारा हाजिन उसका कान काट देता है। तो जैसे वो उसका कान काटता है तो वो वहां पर चलाना शुरू कर देती है। हाजिन कहता है कि मेरा अगला सवाल अब मुझे ये बताओ कि तुम जोक्सा फैमिली के पैट्रियार्च से कैसे मिली? वो उसे कहती है कि मैं जहां पर तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो उसकी उंगलियां काट देता है, वो उसके दूसरे हाथ की उंगलियां भी काट देता है। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को अब उसकी आंख की तरफ आगे करता है और उसे कहता है कि मेरा तीसरा सवाल
सवाल, तुम यहाँ पर जोक्सा फैमिली के पैट्रियार्च के ऊपर अपनी सोर्सरी टेक्निक्स को यूज कर रही थी। आखिर मुझे ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ पर आपस में कैसे मिले, तुम दोनों के दरमियान में यहाँ पर कोई डील हुई थी? तो वो उसे आगे से कोई जवाब नहीं देती। इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है उसकी आंख भी निकाल देता है, की वजह से वो वहीं पर और भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जबकि डोंगफिल और कैप्टन होंगडियोन दूर बैठे ये सब कुछ बस देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 66 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन इसको इंटेरोगेट कर पाएगा, क्या इसके पास कुछ उलझा पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है उस लड़की फैंग को वहां पर इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, वो वहां पर इंटेरोगेट कर रहा होता है। तो साथ ही साथ उसकी बॉडी पार्ट्स को भी काटते जा रहा था। लास्ट के ऊपर वो उसकी आंख निकाल देता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे बताओ कि जोक्सा पैट्रियार्च के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है। तो वो कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे ऑर्डर्स दिए थे, उसने बस मुझे इतना कहा था कि जोक्सा पैट्रियार्च को जाकर ट्रीट करना है। हमारा हाजिन उसे कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर सीधी हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर मेरे सवालों के और भी जवाब देने हैं। और इसी के साथ ही वो चिल्लाकर उसे गाली देती है और कहती है कमीने कहीं कि ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। लेकिन हमारा हाजिन जो होता है अपनी तलवार को उसके कंधे के अंदर दंसा देता है और उसके कंधे को बुरी तरह जख्मी कर देता है और वो चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर बेहोश हो जाती है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि फिलहाल के लिए वो तुम्हारी जुबान नहीं काट रहा, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारी जुबान की जरूरत है, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। हाजिन उसे कहता है कि अब मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें थोड़ी बहुत समझ आ गई है कि तुम यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब दिए बिना मर भी नहीं सकती। तो चलो जल्दी से अब यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब देना शुरू करो। और इसी के बाद हमारा हाजिन जो होता है उसके बाद अपने हाथ साफ करते वापस आ रहा होता है। डोंगफिल से कहता है कि इसे उठाकर वापस से कैरेज के अंदर लोड कर दो, जबकि कैप्टन होंगडियोन उसे कहती है कि यहाँ पर क्या ये सब कुछ जरूरी है, हम लोग इसको अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हैं और तुमने यहाँ पर इसे मारा क्यों नहीं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं इस बारे में भी सोच रहा हूँ। तो कैप्टन होंगडियोन उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर से ग्योंगयांग फैमिली के लिए निकलेंगे। तुम्हारा हाजिन कहता है नहीं, हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। डोंगफिल उसे कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक है? हाजिन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी इंटरनल इंजरीज बहुत ही तेजी के साथ हील हो रही है, मैं बहुत ही जल्दी ठीक हो जाऊंगा। डोंगफिल कहता है कि नहीं मास्टर, मैं यहाँ पर इस बारे में नहीं पूछ रहा, मैं यहाँ पर आपकी फिजिकल कंडीशन के बारे में नहीं जानना चाहता, बल्कि आपकी मेंटल कंडीशन के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप ठीक हैं। आप काफी ज्यादा अलग हो गई हैं जब से आपने इस औरत को देखा है, आपका इस औरत के साथ क्या ताल्लुक है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हें फिलहाल के लिए इस बारे में नहीं बता सकता, लेकिन तुम लोगों को मैं सबके बारे में बहुत ही जल्दी बताऊंगा। हाजिन कहता है कि हर कोई अपनी जिंदगी में एक रास्ता चूज करता है और कुछ लोगों का वो रास्ता जो होता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिस तरह की मैंने अपनी जिंदगी में एक रास्ता चूज किया था जो बहुत ज्यादा खतरनाक था। हाजिन कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि अगर फ्यूचर में कभी मैं यहाँ पर तुम्हें एक मोहरे की तरह यूज करूं तो तुम्हें इस बात का बहुत ज्यादा दुख होगा। तो वो कहता है कि सर आप तो जिस तरह मुझे यहाँ पर कमांड देंगे मैं उसी तरह करूंगा, क्योंकि मैं आपका गुलाम हूँ, आपका नौकर हूँ और आपका बॉडी गार्ड हूँ। मैं यहाँ पर आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मेरी लॉयल्टी आपके स्टेटस की वजह से नहीं है, मैं इस वजह से आपका वफादार नहीं हूँ कि आप डिवाइन डीमन कर्ल के मेंबर है, आप यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर हैं, बल्कि मैं यहाँ पर आपके साथ रहा हूँ। हम दोनों ने जिंदगी मौत को एक दूसरे के साथ मिलकर दिया देखा है, इसी वजह से अगर आप यहाँ पर डिवाइन डीमन कर्ल को छोड़ भी देते हैं तभी मैं यहाँ पर आपको फॉलो करूंगा। मानो हाजिन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था कि मुझे ये तो पता है कि ये एक वाकई में बहुत ही अच्छा इंसान है, जहाँ पर मेरे सभी ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर इसे एक चॉइस देनी होगी। मुझे यहाँ पर इसे चॉइस देनी होगी कि ये कौन से रास्ते को चूज करेगा, क्या ये यहाँ पर मुझे चूज करेगा या फिर डिवाइन डीमन कर्ल को चूज करेगा। इसी के साथ ही हमारा हाजिन डोंगफिल से कहता है कि स्क्वाड लीडर को इस बारे में बता देना कि हम लोग यहाँ पर से ग्योंगयांग फैमिली की तरफ नहीं जाने वाले। डोंगफिल कहता है क्या हम लोग कहाँ पर जाएंगे? तुम्हारा हाजिन कहता है कि हम लोग यहाँ पर से एक ट्रेजर स्टोरेज की तरफ जाने वाले हैं, जिसमें मैं पिछले कई सालों से नहीं गया। यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स में बहुत सारी ट्रेजर ट्रूव्स है, उन ट्रेजर ट्रूव्स में से एक ट्रेजर केव यहीं पर इसी जगह के ऊपर है जो कि माउंट हैंग में है। तो हमें माउंट हैंग में विलेज वैली की तरफ जाना होगा और इसी के साथ ही जाकर ग्योंगयांग फैमिली वालों को भी एक मैसेज भिजवा दो, उनसे कहो कि अपने सभी लेजर्स को लेकर 10 दिन के अंदर अंदर माउंट हैंग के पर पहुंच जाएं। अगर वो लोग वहां पर नहीं पहुंचेंगे तो उनके लिए यहाँ पर ये सब कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उनकी रिपोर्ट बना देंगे। हम ये रिपोर्ट बनाएंगे कि उनके पेपर्स के अंदर हमें करप्शन मिली है और उनको यहाँ पर मार्क रेड कर दिया जाएगा। और ये मैसेज उन लोगों को बचा भिजवा दो कि उन्हें वहां पर लाजमी पहुंचना होगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन ग्योंगयांग फैमिली का दिखाया जाता है। जब उन लोगों को वहां पर मैसेज मिलता है तो वो लोग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि आज यहाँ पर देखो तो सही, उन्हें यहाँ पर हमारी फैमिली में आना चाहिए था पेपर्स को चेक करने के लिए। वो हमसे कह रहे हैं कि माउंट हैंग विलेज वैली में चले आओ, वहां पर अपने पेपर्स और लेजर्स को लेकर आओ। ग्योंगयांग फैमिली का जो पैट्रियार्च होता है वो कहता है कि इस लड़के को, यानी कि जो भी इंस्पेक्टर जनरल है, इसको यहाँ पर डीमन लॉर्ड ने खुद नियुक्त किया है, उसने यहाँ पर इसे खुद इंस्पेक्टर जनरल बनाया। और यहाँ पर हम लोग अगर उससे सवाल करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम लोग डीमन लॉर्ड से सवाल
इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके सामने उसका जो छोटा भाई होता है उसे कहता है तो फिर ब्रदर तुम यहाँ पर मुझे क्या सुजेस्ट कर रहे हो, तो तुम क्या चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर उसकी बात को मान ले, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करें, उसके पालतू कुत्ते बन के अपने लेजर्स को उठाकर माउंट हैंग में ले जाएं। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि नहीं मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा, हम लोग यहाँ पर एक बड़ी फैमिली है, 7 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है, उन्हें भी यहाँ पर हमारी इज्जत करनी चाहिए, हम लोग पिछले कई 100 सालों से यहाँ पर उनको सपोर्ट देते आए हैं तो उन्हें भी यहाँ पर हमारी इज्जत तो करनी ही चाहिए। तो उसका ब्रदर उसे कहता है लेकिन ब्रदर हम लोग यहाँ पर अपने स्टैंड को तो नहीं चेंज कर सकते ना, तुम्हें पता है ना कि हम लोग यहाँ पर किसके लिए ये फाइट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर किसके लिए दूसरी फैमिली से अलग होना चाहते हैं, हमें आजादी चाहिए, हम लोग डिवाइन डीमन कल्ट का साथ और ज्यादा नहीं दे सकते। तो उसका भाई उसे कहता है कि जरा आराम से बात किया करो, अगर किसी ने इस बारे में सुन भी लिया तो इसे गद्दारी माना जाएगा और उसके बाद डिवाइन डीमन कल्ट और डीमन एम्पर से गद्दारी समझकर हम सभी को मार दिया जाएगा, क्योंकि इस डिवाइन डीमन कल्ट में हर एक चीज जो है वो डीमन गार्ड की विल से होती है। डीमन गार्ड अगर चाहे तो पूरी की पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकता है। अगर हमें यहाँ पर इस सब के नेट से बाहर निकलना है तो फिर हमें यहाँ पर पूरी कोशिश करनी होगी और सीक्रेटली ये सारे काम करने होंगे। उसका छोटा भाई उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर आजाद होना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहला स्टेप यही होने वाला है कि हमें इस इंस्पेक्टर जनरल की बात नहीं सुननी चाहिए, हमें वहां पर लेजर्स लेकर नहीं जाना चाहिए बल्कि उसे यहाँ पर बुलाना चाहिए। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं खुद ही यहाँ पर सोच लेता हूँ कि मुझे क्या करना है। साथ ही वो सोच रहा था कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, हमारे रिकॉर्ड्स बिल्कुल क्लियर है, हमें पता है कि हमारे रिकॉर्ड्स क्लियर है, लेकिन उसने हमें वहां पर वैली में क्यों बुलाया है, वो यहाँ पर भी तो उनको चेक करने के लिए आ सकता था। साथ ही वो कहते हैं वैसे माउंट हैंग यहाँ पर ज्यादा दूर तो नहीं है, तो अगर वहां पर जाया जा सकता है तो फिर ठीक है वहां पर चले जाते हैं, ये अपनी फैमिली के लिए है, मैं नहीं चाहता कि डिवाइन डीमन कल्ट को हमारे इरादों के बारे में पता चले। और इसी के साथ ही वो अपने बंदे को बुलाता और कहता है जल्दी से अपने गार्ड्स को यानी सी माउंटेन गार्ड्स को, सी किंग गार्ड्स को रेडी करो, उनसे कहो कि जल्दी से स्क्वाड को रेडी करें और सारे के सारे लेजर्स को भी लोड करो, हम लोग माउंट हैंग की तरफ निकलने वाले हैं। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है माउंट हैंग का दिखाया जाता है। तो हमारा हाजिन जो होता है अपने सोल्जर्स को लेकर माउंट हैंग में पहुंच जाता है। तो माउंट हैंग में पहुंचने के बाद क्योंकि आगे का रास्ता जो होता है बहुत ज्यादा नैरो होता है, तो हाजिन कहता है कि अपनी कैरेजेस को यहीं पर छोड़ दो, बज़र्क डीमन स्क्वाड भी यहीं पर रुकेगी और उनसे कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुकना, अगर कुछ भी अजीब लगे तो फिर यहाँ पर हमें बताना, लेकिन यहाँ पर चुपचाप खड़े रहना, कोई भी यहाँ पर हरकत नहीं करेगा और जहाँ पर अगर यंग फैमिली के लोग हमसे पहले पहुंच जाते हैं तो उनको रिस्पेक्ट देना और साथ उनको यहीं पर वेट करने का कहना, और कोई भी यहाँ पर फाइट नहीं करेगा। फिर हाजिन जो होता है वो डोंगपिल और बज़र्क डीमन स्क्वाड लीडर होंगरियन से कहता है कि मेरे साथ आ जाओ। वो दोनों वहां पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हाजिन को यहाँ का रास्ता पता होता है। माउंट हैंग में वो ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करता है क्योंकि ऊपर ही जाकर उन्हें केव मिलने वाली है। तो हाजिन कहता है काफी अरसे के बाद मैं यहाँ पर वापस आया हूँ, एक लंबे वक्त के बाद मैं इस जगह के पर वापस आया हूँ। तो वो दोनों उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं और कहते हैं कि मास्टर और कितना ज्यादा आगे चलना होगा, यहाँ पर तो आगे कुछ भी नहीं है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि यहाँ पर रुको रुको मत, बस मेरे पास चलते रहो। इसी के साथ ही वो केव के अंदर चले जाते हैं और केव के अंदर इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कैप्टन होंगरियन चलाकर कहती है कि डोंगपिल जी तुम क्या कर रहे हो, मेरे पांव पर पांव मत रखो। तो वो कहता है प्लीज माफ करो, यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाजिन कहता है कि शोर मचाना बंद करो, चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलते रहो। तो जो कैप्टन होंगरियन कहती है लेकिन इस जगह के ऊपर इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है, मैं अपनी डिमोनिक एनर्जी को भी यूज कर रही हूँ लेकिन फिर भी कुछ देख नहीं पा रही। तो हाजिन कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर कुछ देख भी नहीं पाओगे, जगह के ऊपर तो किसी चीज की कोई आवाज भी नहीं आ रही। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर आवाज नहीं सुन पा रही और कुछ देख भी नहीं पा रही। मुझे लगता है कि जी तुम्हारी ट्रेनिंग की कमी है, अगर तुम यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा अच्छे से ट्रेन करती तो तुम इस अंधेरे में देख सकती थी। जबकि हमारा हाजिन अंदर से सोच रहा होता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ पर इसके अंदर देख पाओगे। जहाँ पर एक फॉर्मेशन को यूज किया है जिसे डार्क फॉर्मेशन कहा जाता है, उस डार्क फॉर्मेशन की वजह से जहाँ पर अगर रोशनी थी भी तो वो सारी की सारी चलेगी। जहाँ पर इतना अंधेरा है कि यहाँ पर कोई अपनी एनर्जी को भी यूज करके नहीं देख सकता। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी हाइपर सेंसेशन को देखकर यहाँ पर चल सकता हूँ। तुम्हारा हाजिन उन सभी को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है, वहां पर उनके सामने रोशनी दिखाई देती है। तो जैसे ये लोग वहां पर रोशनी के करीब पहुंचते हैं तो वो दोनों काफी हैरान होते हैं। तो हाजिन कहता है काफी अरसे के बाद मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। मेरे फाइनेस्ट डे में जब यहाँ पर असैसिन किंग हुआ करता था उस वक्त मैं हाइड आउट को यूज किया करता था, ये मेरे लिए ट्रेजर ट्रोव की तरह है। तो वहां पर बहुत सारे बॉक्सेस पड़े होते हैं, ऊपर दीवार में बहुत सारे क्रिस्टल्स लगे होते हैं। डोंगपिल वहां पर पड़ी हुई पिल्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर इतनी पिल्स पड़ी हुई है कि अगले 5 साल तक हमें यहाँ पर पिल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि बज़र्क डीमन स्क्वाड लीडर ऊपर की तरफ देखती है और कहती है कि दीवार में इतने सारे क्रिस्टल्स हैं कि एक क्रिस्टल के कम से कम 2000 नियांग तो मिल ही जाएंगे। वो दोनों हाजिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। जबकि हमारा हाजिन जो होता है वहीं पर बैठ जाता है। वहां पर बैठने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली तुम दोनों से बात करूंगा। मैं यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे नीचे काम करो। क्या तुम दोनों यहाँ पर मेरे नीचे काम करने को तैयार हो? सुनने के बाद कैप्टन को स्पेशली झटका लगता है, तो वो इस बात से काफी हैरान होती है। और जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 67 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारी हाजिन की इस बात का मतलब क्या है कि मेरे नीचे काम करो। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि महाराजिन जो होता है वहां पर कैप्टन होंगरियन से कहता है कि क्या तुम मेरा साथ दोगी, और इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह जो है ये इस तरह की जोकिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि जहाँ पर इस जगह के ऐसी जगह के ऊपर लाकर प्रपोज करना ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा, ना ही तुम्हें यहाँ पर प्रपोज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे ये पूछ रहा हूँ क्या तुम मेरा साथ दोगी, क्या तुम मेरे नीचे काम करने को तैयार हो। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं पता और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि हम लोग डिवाइन डीमन कल्ट के मेंबर्स हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीमन एम्परर के ऑर्डर्स को ही फॉलो करते हैं। तुम तो मेरे बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं हो, फिर तुम यहाँ पर मुझसे कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँ। तो हाजिन कहता है कि ज्यादा बेहतर है कि मैं तुम्हें ज्यादा नहीं जानता, इसी वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो, तुम मेरे काफी फायदे की हो, इसी वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ मिलकर काम करो और मेरा साथ दो। तो कैप्टन होंगरियन उसकी बातें सुनने के बाद वहां पर सोच रही होती है कि जब से मैं इससे मिली हूँ तब से मुझे लगा था कि ये काफी ज्यादा अलग इंसान है, इसे यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और ना ही यहाँ पर इसे डीमन एम्परर बनने में कोई दिलचस्पी है, क्योंकि ये बाकी के सभी जंग मास्टर से काफी ज्यादा अलग है। लेकिन अब यहाँ पर अचानक से इसने अपना फैसला क्यों बदल लिया और यहाँ पर मुझसे क्यों कह रहा है कि मैं इसका साथ दूं। तो वो हाजिन से पूछती है कि इसका मतलब क्या है। तुम्हारा हाजिन यहाँ पर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें साफ साफ बताऊंगा, मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि पहले यहाँ पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं यहाँ पर सक्सेशन की फाइट में फाइट करूँ, यानी कि बाकी के सभी जंग मास्टर्स के साथ मैं यहाँ पर डीमन एम्परर की गद्दी के लिए फाइट करने का कोई इरादा नहीं रख रहा था। लेकिन अब अचानक से मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मुझे लगता है कि जो चीज मैं अचीव करना चाहता हूँ मुझे इसी तरह से मिल सकती है। अगर मैं यहाँ पर नया डीमन एम्परर बन जाता हूँ तो उसके बाद मैं यहाँ पर पावरफुल बन जाऊंगा और पावरफुल बनने के बाद मुझे यहाँ पर से 2 सेक्टर्स को खत्म करना है। मैं स्टील ब्लड फोर्ट्रेस और उसके साथ साथ हेवनली राइटियस अलायंस को कंप्लीटली बर्बाद करना चाहता हूँ। अगर तो डीमन एम्परर यहाँ पर मुझसे पहले स्टील ब्लड फोर्ट्रेस और डीमन ब्लड राइटियस हेवनली अलायंस को बर्बाद कर देते हैं तो फिर तो मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूंगा और खुद यहाँ पर उनकी इस फाइट में हिस्सा लूंगा। लेकिन अगर वो डीमन एम्परर ऐसा नहीं करते तो डीमन एम्परर बनने के बाद मैं अपनी फोर्सेस को यूज करूंगा, स्टील ब्लड फोर्ट्रेस और हेवनली राइटियस अलायंस और इनके हर एक मेंबर को चुन चुन कर मारूंगा, उनके किसी भी एक मेंबर को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये दोनों ही जो अलायंसेस हैं ये दोनों बहुत ज्यादा घटिया और बहुत ज्यादा कमीने लोगों से भरी पड़ी हैं। इसी वजह से मुझे यहाँ पर तुम दोनों की मदद चाहिए। क्या तुम दोनों यहाँ पर सक्सेशन की फाइट में मेरा साथ दोगे? क्या तुम दोनों यहाँ पर मेरी मदद करोगे ताकि मैं यहाँ पर नया डीमन एम्परर बन सकूं? कैप्टन होंगरियन बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर तुम्हारी स्क्वाड जो है ये लोग फाइट करने के लिए जीते और तुम्हें यहाँ पर असली फाइट चाहिए होती है, क्योंकि तुम लोग फाइट के बिना बोर हो जाते हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि डीमन एम्परर बनने के बाद मैं यहाँ पर तुम्हें परफेक्ट फाइट दूंगा, ऐसी फाइट दूंगा जिसके साथ तुम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। कैप्टन होंगरियन उसे कहता है कि तुम्हें वाकई में यहाँ पर लगता है कि तुम सक्सेसर बन सकते हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर ये करना होगा। तो कैप्टन होंगरियन उसे कहती है लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मुझे बहुत ही कम कीमत दे रहे हो। तो हमारा हाजिन उसके सामने एक बॉक्स फेंकता है और उसे कहता है कि जरा इसे चेक करो। वो उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसके अंदर एक पिल पड़ी होती है। हाजिन कहता है कि हमारे पास डिवाइन डीमन कल्ट के अंदर एक स्पेशल ऑर्ब है जो उसके जितनी बेहतर तो नहीं है लेकिन उसकी जैसी ही है, तुम इसको यूज कर सकती हो और अपनी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा सकती हो। तो कैप्टन होंगरियन उसे कहती है कि हाँ ये बात तो ठीक है लेकिन मुझे यहाँ पर एक और चीज चाहिए। तो हाजिन कहता है कि बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे यहाँ पर एक डिवाइन वेपन चाहिए जिस तरह तुमने डोंग पिल को दिया है। तो हाजिन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा लालची हो, क्या तुम यहाँ पर दिन दहाड़े मुझे लूटना चाहती हो। कैप्टन होंगरियन उसे कहती है कि तुमने खुद ही तो यहाँ पर कहा कि ये ऑर्ब जो है इतना ज्यादा स्पेशल नहीं है, जब ये इतना स्पेशल नहीं है तो फिर मैं इतनी आसानी में यहाँ पर कैसे मान सकती हूँ। डोंग पिल को भी एक तलवार मिली है, मुझे भी एक तलवार चाहिए। तो फिर हमारा हाजिन जो होता है उसके ट्रेजर ट्रूव के अंदर पड़ी हुई एक ट्राइगर स्वर्ड को उठाता और कहता है कि ये भी डिवाइन वेपन्स में से एक वेपन है। हालांकि ये वेपन डिवाइन डीमन कल्ट का नहीं है बल्कि हेवनली राइटियस अलायंस का एक वेपन है। तो ये इसको कभी एक व्हाइट टाइगर कहा जाता था, इस तलवार का नाम व्हाइट टाइगर है, तुम इसको यूज कर सकती हो, ये तुम्हारे हाथ में बहुत ही परफेक्ट रहेगी। तो वो तलवार को अपने हाथ में पकड़ती है, साथ ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ये तलवार तो बहुत ज्यादा शाइनी है। तो हाजिन कहता है कि अब जबकि ये काम हो गया चलो जल्दी से इस ऑर्ब को पकड़ो, यहीं पर बैठ जाओ, मैं इसकी एनर्जी को तुम्हारी बॉडी में अब्सॉर्ब करवाता हूं। तो कैप्टन होंगरियन वहीं पर बैठ जाती है और हमारा हाजिन उसकी मदद करता है ताकि वो उसकी कोर एनर्जी को, उस पिल की एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करवा सके। वहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है बाहर का दिखाया जाता है जहां पर ग्योंग फैमिली के पैट्रियार्च जो होते हैं अपने लोगों के साथ पहुंच जाते हैं अपने लेजर्स को लेकर। जब वो लोग वहां पर आते हैं और आकर उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम लोग कौन हो, तो इसी के साथ ही वो उन्हें बताते हैं कि हम लोग बर्ज़र्क डीमन स्क्वाड के लोग हैं और हम लोग यहाँ पर आपका इंतजार कर रहे थे। तो ग्योंग फैमिली के पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर जनरल इंस्पेक्टर से मिलने के लिए आया हूँ, वो कहाँ पर है। तो वो सोल्जर उसे कहता है कि मैं अभी जाकर उनको नोटिफाई करके आता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि तुम उसको नोटिफाई करके आते हो, क्या मतलब है, क्या वो यहाँ पर नहीं है। तो सोल्जर उसे कहता है हाँ सर वो यहाँ पर नहीं है। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च गुस्सा हो जाते हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और कहता है कि ये किस तरह की बात हुई, उन्हें जहाँ पर हमें मिलने के लिए बुलाया और खुद जहाँ पर वो है नहीं। मुझे लगता है कि ये एक पैट्रियार्च होने के नाते मेरी इंसल्ट है। बताओ कि वो इस वक्त कहाँ पर है। तो सोल्जर उसे कहता है कि जहाँ पर पीछे आपको जो नैरो पाथ दिखाई दे रही है वो इसी नैरो पाथ को फॉलो करते हुए अपने कुछ सोल्जर्स के साथ ऊपर गए हैं, ऊपर शायद
किसी माउंटेन के ऊपर वो विजिट करने के लिए गए होंगे। उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ पर आने तक वो वापस आ जाएंगे। तो पैट्रियार्च और भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसी हुई जहाँ पर हमें बुलाने के बाद हमें इंतजार करवाने की। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा था, इसी के साथ कैप्टन होंगरियन वहां पर आती है और उसे कहती है कि ओए बुड्ढे खुसड़ कहीं के, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जहाँ पर हमसे मिलने के लिए आए और तुम जहाँ पर हमें लेजर्स दिखाने के लिए आए और ऊपर से तुम यहाँ पर अपनी एनर्जी को भी रिलीज कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अपनी एनर्जी को इस तरह से रिलीज नहीं करना चाहिए? तो ग्योंग पैट्रियार्च से कहते हैं कि अब तुम कौन हो? तो इसी के साथ उसे अपने बारे में बताती है कि मैं यहाँ पर कौन हो सकती हूँ, मैं यहाँ पर बिजर्क डीमन स्क्वाड लीडर हूँ। और साथ ही वो जंप करते वहां पर नीचे उतर आती है, जबकि पैट्रियार्च के सामने वो सभी के सभी सोल्जर्स होते हैं, वो उसके सामने सर झुका देते हैं बिजर्क डीमन स्क्वाड के। जबकि पैट्रियार्च इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि मैंने इसके बारे में सुन रखा है, इसका नाम यूई होंगरियन है। वही होंगरियन जो है ये हालांकि काफी ज्यादा यंग है, लेकिन इसके बावजूद ये काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। फैमिली पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वाड लीडर हो, तुम्हें यहाँ पर एक फैमिली के पैट्रियार्च के सामने सर झुकाकर उसे ग्रीट करना चाहिए, तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। तो होंगरियन उसे कहती है लेकिन तुम यहाँ पर पहले हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे, तुम मेरे सोल्जर्स के सामने प्रेशर रिलीज करके उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी तमीज से बात क्यों करूं? तो पैट्रियार्च उसे कहता है कि अगर यहाँ पर तुमने एक और लफ्ज हमारे बारे में कहा तो फिर मैं यहीं पर तुम सभी को मार डालूंगा। होंगरियन उसे कहते हैं क्यों नहीं, तुम यहाँ पर ट्राई करके देखो, फिर तुम्हारी ग्योंग फैमिली को भी समझ आ जाएगी कि बर्ज़र्क डीमन स्क्वाड किस मिट्टी की बनी है। इसके साथ ही हमारा डोंगपिल भी वहां पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि बस करो, बहुत हो गया, तुम लोग यहाँ पर क्या आपस में फाइट कर रहे हो। और इसी के साथ ही वो आकर होंगरियन के सर में मारता है और कहता है कि अभी तुमने यहाँ पर सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं किया और यहाँ पर शो ऑफ करना बंद करो। फिर साथ ही हमारा हाजिन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने सबऑर्डिनेट्स की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, और साथ ही उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे ग्रीट करता है। इस बात से पैट्रियार्च काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का ये यहाँ पर हमें बुलाने के बाद पहले ग्रीट कर रहा है, चलो कम से कम इसने यहाँ पर थोड़ी बहुत तो इज्जत दिखाई। और साथ ही उसे अपने बारे में बताते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हम लोग यहाँ पर आसपास की बातों को स्किप करते हैं, मुझे बस यहाँ पर अपने लेजर्स दिखाओ। तो हाजिन जो होता है उसके सारे के सारे लेजर्स और जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उन सभी को चेक कर लेता है और कहता है पिछले 3 साल के सारे लेजर्स जो है बिल्कुल परफेक्ट हैं। कैप्टन होंगरियन डोंगपिल से कहते हैं डोंगपिल क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यंग मास्टर बिल्कुल ठीक है? अगर यहाँ पर इसे कोई भी करप्शन नहीं मिली तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग तो फैमिली को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे ना। तो डोंगपिल कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हाजिन जो होता है वहां पर सारे पेपर्स को चेक करने के बाद कहता है कि सब कुछ ठीक है, और साथ ही वहां पर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करके लेजर्स को आग लगा देता है। ये देखने के बाद पैट्रियार्च उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या कर दिया, तुमने यहाँ पर इनको आग क्यों लगा दी? तो वो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर मैंने एवेल्यूएशन को कंप्लीट कर लिया, मैं यहाँ पर रिपोर्ट बनाने वाला हूँ और रिपोर्ट में यही लिखने वाला हूँ कि तुम लोगों ने यहाँ पर लेजर्स को कंप्लीट रखा हुआ है, तुम्हारे लेजर्स बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हारे ऊपर अब यहाँ पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगेगा, लेकिन इसके बदले मुझे यहाँ पर तुम्हारी सपोर्ट चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। ग्योंग फैमिली के पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, तुम्हें किस लिए मदद चाहिए? तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन यानी एक बड़ी फैमिली जो है उसको यहाँ पर ढेर करने वाला हूँ। तो वो कहते हैं कौन सी बड़ी फैमिली को ढेर करने वाले हो? तो हाजिन कहता है कि हम लोग यहाँ पर कॉम्बैट किंग डिमोनिक क्लैन को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, उनके सभी लोगों को हराने वाले हैं और पैट्रियार्च को मारने वाले हैं, और इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। इस बात से ग्योंग फैमिली के पैट्रियार्च बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 68 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 69 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर लेजर्स को तो पास कर देता है, लेकिन साथ ही वहां पर ग्योंग फैमिली के पैट्रियार्च से कहता है मुझे यहाँ पर तुम्हारी फैमिली की सपोर्ट चाहिए, हम लोग यहाँ पर कॉम्बैट किंग क्लैन को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद ग्योंग फैमिली के पैट्रियार्च काफी हैरान होते हैं और कहता है कि इसकी वजह क्या है? तो हाजिन कहता है मैं तो बस यहाँ पर अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे डीमन लॉर्ड के ऑर्डर्स मिले हैं कि मुझे ये करना है। तो वो कहते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए, वो 7 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है, हम लोग यहाँ पर ऐसे उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, इतनी बड़े अटैक के लिए हमें यहाँ पर कम से कम वजह तो पता होनी चाहिए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है तुम यहाँ पर जोक्सा फैमिली के पैट्रियार्च की तरह ही बात कर रहे हो। तो वो कहते हैं इस बात का क्या मतलब है? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि जोक्सा फैमिली के पैट्रियार्च भी यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के पर उनका भरोसा कम हो गया था और यहाँ पर उनके ऑर्डर्स को वो ठीक तरह से फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ग्योंग फैमिली कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के पर पूरा भरोसा करते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है तो फिर यहाँ पर तुम्हें जो कहा गया है वो करो ना, तुम्हें यहाँ पर कहा गया है कि हमारा साथ देना है तो फिर हमारा साथ दो, क्या तुम यहाँ पर ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि डिवाइन डीमन कल्ट के लोगों ने हमें यहाँ पर गलत ऑर्डर दिए हैं? तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली को यहाँ पर कोई वजह चाहिए डिवाइन डीमन कल्ट के लोगों के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए, डीमन एम्पर के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए? ये बात सुनने के बाद उनके सोल्जर्स भी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज कर देते हैं, जबकि वो खुद भी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम लोग यहाँ पर हमारे डिवाइन डीमन कल्ट के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम डिवाइन डीमन कल्ट के बराबर आ गए हो? क्या
तुम्हें लगता है कि डिवाइन डीमन कल्ट को जहां पर तुम्हें रीजन देनी पड़ेगी कोई काम करवाने के लिए? क्या जहां पर तुम्हें लगता है कि डिवाइन डीमन कल्ट की औकात तुम्हारी फैमिली से कम है? तो ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग जहां पर नहीं कह रहे। तुम्हारा हाजिन कहता है तो फिर तुम लोग जहां पर क्या कहना चाहते हो? क्या तुम लोग जहां पर हिमालय राइटियस अलायंस की तरह हो? मुझे तो लगता है कि हिमालय राइटियस अलायंस भी तुम लोगों से ज्यादा बेहतर है। हालांकि वो सभी लोग जो है वो अपनी अपनी फैमिली को एक दूसरे से महान समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब हिमालय राइटियस अलायंस लीडर जो होता है वो सभी लोगों को ऑर्डर देता है तो सभी फैमिलीज जो होती है बिना किसी वजह के कुछ भी कर देती है। उन्हें कहा जाए कि मर जाओ तो वो मर भी जाते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम लोग जहां पर ग्योंगयोंग फैमिली के लोग डीमन लॉर्ड से अपनी लॉयल्टी को खो चुके हो। ये बात सुनने के बाद सभी लोग और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि पैट्रियार्च हमें ऑर्डर दे, हम लोग अभी यहाँ पर इस लड़के को मार डालेंगे। जबकि इसी के साथ हमारा हाजिन उनके पर एक स्ट्राइक लगाता है, वो सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। हाजिन कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर जनरल इंस्पेक्टर और थर्ड जंग मास्टर के सामने अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज करने की? अगर तुम लोगों में से किसी ने भी यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को दोबारा रिलीज किया, तुम सभी लोगों की गर्दनें यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होंगी। पर हाजिन कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, मैं यहाँ पर तुमसे फिर से पूछता हूँ क्या तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगे? मैं बस यहाँ पर तुमसे आखिरी बार जाना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगे तो यहीं पर रुको, अगर नहीं तो फिर यहाँ पर से वापस मुड़ जाओ। और अगर तुम यहाँ पर से वापस मुड़ जाते हो तो इसका मतलब यह है कि डिवाइन डीमन कल्ट के तुम गद्दार हो, तुम यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट का साथ देने को तैयार नहीं हो और इसी वजह से तुम्हारे पर गद्दारी का इल्जाम लगेगा। ये सारे के सारे फैसले यहाँ पर किसने किए होते हैं? ये जनरल मैनेजर ने किए होते हैं, यानी कि हमारे जो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं उन्होंने ये सारे फैसले किए होते हैं। और क्योंकि वो बहुत ही जीनियस इंसान है, उन्हें पता है कौन कौन यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। और उन्होंने यहाँ पर हाजिन को जो स्पेशल ऑर्डर्स दिए तो सब में लिखा हुआ था कि अगर किसी के लेजर्स यहाँ पर ठीक निकलते हैं उसको आजमाने के लिए यहाँ पर ये कहना कि हमें एक कल्ट को, हमें एक फैमिली को बर्बाद करना है तो हमारा साथ दो। अगर वो इस फैसले को ऑब्जेक्ट करते हैं और अगर वो साथ देने के लिए तैयार नहीं होते, इसका मतलब यह है कि उनकी लॉयल्टी वीक हो चुकी है और यहाँ पर उनको सजा देना। हमारा हाजिन जो होता है यहाँ पर प्रेजेंट में आता है और उसे कहता है कि बताओ कि तुमने यहाँ पर क्या डिसाइड किया? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दो। तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के वफादार और तुम यहाँ पर हमारा साथ देकर डिवाइन कॉम्बैट फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में मदद करोगे या नहीं? मास्टर ग्योंगयोंग उसे कहते हैं कि हम लोग अभी भी यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के वफादार है। तो हाजिन कहता था फिर जल्दी से अपनी फैमिली में वापस मैसेज भिजवाओ, उन सभी से कहो कि अपनी फोर्सेस को रेडी करो, तुम्हारे पास जितने वेपन्स और लोग हैं उन सभी को तैयार कर लो। हम लोग आज यहाँ पर से डिवाइन कॉम्बैट फैमिली की तरफ निकलने वाले हैं और जाकर उनके पर अटैक करेंगे। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर ग्योंगयोंग उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट का वफादार हूँ, मैंने तुमसे ये कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि हम लोग यहाँ पर ऐसी किसी बड़ी फैमिली के ऊपर अटैक कर देंगे। हम सातों बड़ी फैमिलीज का अपना एक वर्चस्व है, हम लोग यहाँ पर किसी के ऊपर भी ऐसे अटैक नहीं कर सकते जब तक हमें यहाँ पर वजह ना दी जाए। हमें हमारे पास वजह होनी चाहिए। कल को तुम लोग ऐसे यहाँ पर कोई भी उठेगा और हमारे पर अटैक कर देगा, अगर वजह के बिना अटैक किया जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट का कोई मूल्य नहीं रहेगा। उसे अपने बारे में बता रहे होता है कि हमारी फैमिलीज पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट की वफादार रही है, ये सातों फैमिलीज जो है वफादार रही है। तो हमारा हाजिन जो होता है उसकी बात को बीच में टोक देता है और कहता है स्क्वाड लीडर उई, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक मैसेज लिखो जिसके अंदर ये लिखो, डिवाइन डीमन गार्ड पैलेस में लिखो मैसेज के यहाँ पर ग्योंगयोंग फैमिली जो है वो गद्दार हो गई है, वो वफादार नहीं रही, उनकी वफादारी खत्म हो चुकी है और वो यहाँ पर आपके ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ठीक है सर, मैं अभी यहाँ पर ऑर्डर लिखती हूँ। हाजिन भी पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो मास्टर ग्योंगयोंग उसे कहते हैं कि ये क्या, तुम कहाँ पर जा रहे हो, रुको जरा, ऐसा मत करो। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हम लोग आज रात यहीं पर रुकेंगे और सुबह यहाँ पर से निकलेंगे, जबकि मैसेज अभी भिजवाया जाएगा। जब किसी के साथ ही पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पर तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा था क्योंकि तुम थर्ड जंग मास्टर हो, लेकिन तुमने मेरी रिस्पेक्ट की कदर नहीं की और साथ ही वो अपने प्रेशर को भी रिलीज करते हैं। माना हाजिन कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज करना चाहते हो। तो इसी के साथ ही वो अपना बाला पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। हमने कहा कि हम लोग यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट की इज्जत करते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ बकवास किए जा रहे हो, कुछ बकवास बातें करके हमारे ऊपर तुमने इल्जाम लगा दिया कि हम लोग गद्दार है, लेकिन हम गद्दार नहीं है, हम लोग डिवाइन डीमन कल्ट के वफादार हैं। तुम्हारा हाजिन भी वहां पर उसे कहता हाँ क्यों नहीं, तो फिर ठीक है, मुझे भी यहाँ पर तुमसे फाइट करनी होगी। फिर साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे पर गद्दारी का लेबल क्यों लगवाया? क्योंकि तुम लोग यहाँ पर हमारे साथ फाइट में हिस्सा नहीं दे रहे, क्योंकि तुम यहाँ पर कॉम्बैट किंग डिमोनिक क्लैन को डिस्ट्रॉय करने में हमारा साथ नहीं दे रहे, इसी वजह से। और इसी के साथ ही मास्टर पैट्रियार्च होते हैं उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो जैसे हाजिन के ऊपर अटैक करते हैं, हमारा हाजिन उसके अटैक को ब्लॉक करता है और साथ ही उसके अटैक की वजह से पैट्रियार्च पीछे की तरफ गिर जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर एक हाई पोजीशन के ऊपर बैठे हुए, लेकिन फिर भी तुम्हारी सोच इतनी ज्यादा घटिया है, तुम्हें यहाँ पर बताना चाहिए कि इसके पीछे रीजन क्या है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, तुमने यहाँ पर क्या कहा कि तुम लोग यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के वफादार हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर एक बड़ी फैमिली यानी कॉम्बैट किंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में हमारा साथ नहीं दोगे। तो पैट्रियार्च उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कितनी बार बताऊं कि हम लोग डिवाइन डीमन कल्ट के वफादार हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ पता है, डीमन गार्ड पैलेस में सभी लोगों को ये पता है कि तुम्हारी ग्योंगयोंग फैमिली यहाँ पर से डिवाइन डीमन कल्ट से आजाद होने का सपना देख रही है, तुम
तुम्हें क्या लगता है कि जहाँ पर से डिवाइन डिमन कल्ट का साथ छोड़ना इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही गद्दारी होता है। ये बात सुनने के बाद ग्योंगयोंग फैमिली के पैट्रियार्च को भी झटका लगता है, क्योंकि ये बात तो उनका छोटा भाई उनसे कर रहा था, यानी कि वो आपस में ये बात कर रहे थे कि वो डिवाइन डिमन कल्ट को छोड़कर अलग हो जाना चाहिए। हाजिन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि डिवाइन कल्ट अभी तक तुम्हारा साथ क्यों दे रहा था और अभी तक तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्योंकि पिछले कई सौ सालों से तुम्हारी फैमिली जो है वो डिवाइन डिमन कल्ट की वफादार रही है और यहाँ पर हमारे पूरी तरह से सपोर्ट करती रही है। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ भी मसला नहीं था, लेकिन यहाँ पर असल मसला यह है कि तुमने अपने डॉक्यूमेंट्स को फोर्टिफाई किया था, तुमने उन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर नकली बनाया था, तुमने उन सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो सब कुछ ठीक तरह से लिखा हुआ था जो तुम्हें लिखना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि तुम लोग हमारे अलायंस को छोड़ना तो चाहते हो, यानी डिवाइन डिमन कल्ट को छोड़ना तो चाहते हो, लेकिन डिवाइन डिमन कल्ट को धोखा नहीं देना चाहते। इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हें एक और मौका दिया। मैंने तुम्हें यहाँ पर बहाने से ये कहा कि हम लोग किंग कॉम्बैट फैमिली के ऊपर अटैक करना चाहते। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी वफादारी को चेक करना चाहता था कि तुम यहाँ पर वफादार हो या नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर वफादार नहीं हो। अगर तुम वहां पर बिना किसी वजह के मान जाते और कहते कि ठीक है हम लोग अटैक करने के लिए तैयार है, तो हम लोग यहाँ पर इस बात को मानते हैं कि तुम डिवाइन डिमन कल्ट के वफादार हो। ये सारी बातें सुनने के बाद ग्योंगयोंग पैट्रियार्च वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या करूं, मैं तो बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गया हूं। लेकिन इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है, एक टाइगर के चिल्लाने की आवाज आती है। वो सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं। इसी के साथ ही टाइगर वहां पर हमारे हाजिन के पास आकर गिरता है और वहीं पर गोल्डी को दिखाता है कि गोल्डी उस टाइगर को मारकर वहां पर लेकर आई होती है। और ग्योंगयोंग फैमिली के पैट्रियार्च इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये कौन सा बीस्ट है जिसने यहाँ पर एक टाइगर को मार दिया? तो वो बीस्ट यानी कि हमारा जो मिस्टिकल क्रीचर गोल्डी जो होता है वो अब काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रहा होता है। तो उसे देखने के बाद पैट्रियार्च भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 69 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? असैसिन किंग के एपिसोड 70 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ग्योंगयोंग फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं जब वहां पर फॉक्सी को देखते हैं कि गोल्डी यानी कि फॉक्सी यानी कि वहां पर एक बड़े से टाइगर को मारकर ले आती है, तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल मिस्टिकल क्रीचर यहाँ पर इसके लिए एक टाइगर को मारकर लेकर आया है। अगर वो थर्ड यंग मास्टर का पालतू है तो इसका मतलब यह है कि थर्ड यंग मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है और हम में से कोई से फाइट नहीं जीत पाएगा। तो हमारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम इसके अलावा और कुछ कहना चाहते हो या फिर तुम्हें यहाँ पर अभी मुझसे फाइट करनी है? तो वो कहते हैं नहीं, तुमने यहाँ पर मुझसे कहा कि डिवाइन कल्ट में सभी लोगों को इस बारे में पता है कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पर डिवाइन कल्ट से आजादी चाहिए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है हाँ सभी को पता है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है तो इसी वजह से क्या उन्होंने तुम्हें यहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल बनाकर भेजा है, इसके बजाय कि उन्होंने फोर्सेज को यहाँ पर भेजा होता कि हमारे सेक्टर को एलिमिनेट कर दिया जाए। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर भेजना ये इटसेल्फ एक चांस है। तो उसी के साथ अपना वेपन फेंक देते हैं और कहते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना वेपन फेंक दिया। हाजिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तो क्या तुम यहाँ पर हमारा साथ देने को तैयार हो, यानी कि क्या तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे? तो ग्योंगयोंग फैमिली के पैट्रियार्च से कहते हैं कि मेरे अलावा इस बारे में किसी को नहीं पता, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी सोच है। मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि डिवाइन डिमन कल्ट से आजाद होया जाए, लेकिन यहाँ पर मेरी फैमिली या फिर मेरी फैमिली के लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसी वजह से अगर तुम यहाँ पर किसी को सजा देना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ मुझे दो। तो मैं यहाँ पर अपने आप को तुम्हारे सामने पेश करता हूँ कि तुम मेरे साथ जो भी करना चाहते हो तुम मेरे साथ कर सकते हो। बाकी सभी लोगों के ऊपर इस तरह का इल्जाम मत लगाना कि उन लोगों ने भी यहाँ पर डिवाइन डिमन कल्ट के साथ गद्दारी की है। तो इसलिए प्लीज यहाँ पर मुझे मार डालो। अगर तुम यहीं पर मुझे मार डालते हो तो फिर ये सब कुछ हल हो जाएगा, सारा मसला ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि मेरी लाइफ की यहाँ पर कोई ज्यादा वैल्यू तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ कि मेरे सभी लोगों को छोड़ दो। ग्योंगयोंग फैमिली के लोगों को इस सब में मत खींचना। तुम्हारा ल्यूफेंग हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे दोबारा एक बार पूछता हूँ, क्या तुम यहाँ पर हमारा साथ दोगे कॉम्बैट किंग डिमोनिक क्लैन को शट डाउन करने में? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ज्यादा फोर्सेज नहीं है, तो हमें यहाँ पर तुम्हारी पावरफुल फोर्सेज की जरूरत है। तो क्या तुम यहाँ पर हमारी हेल्प करोगे? तो ये बात सुनने के बाद मास्टर ग्योंगयोंग फिर से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो? थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुमने यहाँ पर बहाना लगाया था। इसी के साथ ही मास्टर ग्योंगयोंग वहां पर सोच रहे होते हैं कि अगर मैं यहाँ पर सही तरह से सोचूं तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी माफी मांगने से ये मसला हल नहीं हो सकता। इन्होंने यहाँ पर मुझे एक मौका दिया फोर्सेज को ना बेचकर थर्ड यंग मास्टर को यहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल बनाकर, लेकिन अब यहाँ पर हमारी लॉयल्टी को चेक करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपनी लॉयल्टी को साबित करना चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर कॉम्बैट किंग क्लैन के खिलाफ फाइट करनी पड़ेगी और इनका साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इनका साथ नहीं देता फिर भी यहाँ पर हमारे पास गद्दारी का इल्जाम लगेगा और उसके बाद भी हमारा पूरे के पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मुझे लगता
है कि अपने क्लैन को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। तो मास्टर क्योंग अपना हाथ बढ़ा के बढ़ाते हैं और हमारे हाजिन के साथ हाथ मिलाते हुए कहते हैं तो फिर ठीक है, अगर डिवाइन डीमन कल्ट के साथ वफादारी को साबित करने का यही एक तरीका है तो फिर ठीक है, मैं अपनी फोर्सेस तुम्हें देता हूँ। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग तुम्हारी इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ पर से फिफ्थ यंग मिस का दिखाया जाता है। फिफ्थ यंग मिस जो होती है वो ट्रेनिंग कर रही होती है और वहां पर अपने वेपन चलाकर सामने पूरे पहाड़ को ही काट देती है, जबकि इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं वाओ ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तुम तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हो, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही है। तो फिफ्थ यंग मिस उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर एक मैसेज है, ये एक मैसेज है स्पेशली तुम्हारे लिए है, तुम्हें एक मिशन के ऊपर भेजा जा रहा है। आयरन हाउस रूम के जो लोग हैं वो हमारे बिजनेस में बार बार टांग अड़ा रहे हैं, तो यहाँ पर तुम्हें वहां पर भेजा जा रहा है। वैसे तो यहाँ पर ये काम पिन लाहाल या फिर किसी और कोटा फेल्डर के लोगों को दिया जाता है, लेकिन अब जबकि उनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से तुम्हें इस मिशन के ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर से उनके पीछे एक पावरफुल बैकबोन है जिसकी वजह से हम वहां पर तो किसी यंग मास्टर या फिर यंग मिस को ही भेज सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद यंग मिस उसे कहते हैं लेकिन कौन, वो कहता है कि वहां पर स्वर्ड पैलेस के लोग हैं जो कि उन लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसी वजह से तुम्हें वहां पर जाना होगा। तो वो कहते हैं लेकिन क्या तुम किसी और को नहीं भेज सकते, मुझे तो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता और मैं भी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो हमारे मास्टर उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, डीमन लॉर्ड की तरफ से ये ऑर्डर्स आए हैं, तो मैं यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर्स पहुंचाने के लिए आया हूँ। फिर साथ ही उसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के ऊपर ध्यान देने की बजाय यहाँ पर दूसरे मिशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। क्या तुम यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को नहीं देख रही? थर्ड यंग मास्टर सारे के सारे मिशन को भी पूरा करता है, साथ ही अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी कर लेता है। वो तो कभी ऐसा नहीं कहता कि उसे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करनी है, तुम यहाँ पर अकेले बैठकर ट्रेनिंग करती रहती हो, लेकिन साथ साथ हमारा थर्ड यंग मास्टर जो है वो अपने मिशन को भी पूरा करता है। इस वक्त भी वो एक मिशन के ऊपर गया हुआ है। ये बात सुनने के बाद फिर यंग मिस उसे कहता है कि ये तुम अचानक से यहाँ पर थर्ड ब्रदर की बात क्यों कर रहे हो, अचानक से तुमने उसका नाम क्यों ले दिया। तो वो उसे कहता है कि मैं बस यहाँ पर ऐसे तुम्हें बता रहा हूँ कि जहाँ पर मार्शल आर्ट्स की जरूरत होती है वो मार्शल आर्ट्स को यूज करता है और जहाँ पर दिमाग यूज करने की जरूरत होती है वहां पर वो दिमाग को यूज करता है। लेकिन लगता नहीं है कि जनरल स्ट्रेटेजिक्स की बातें जो है वो फिफ्थ यंग मिस के पल्ले पड़ी है। वो उसे कहती है कि अब मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकती हूँ, अगर तुम जाओ तो मैं ट्रेनिंग कर लूँ। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मैंने यहाँ पर इसके सामने यंग मास्टर का नाम इसीलिए लिया ताकि यहाँ पर थोड़ी सी मोटिवेट हो सके। जबकि इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटेजिस्ट वहां पर सोच रहे होते हैं कि पता नहीं अब वो थर्ड यंग मास्टर वहां पर क्या कर पाएगा, क्योंकि पहली दो फैमिलीज के साथ निमटना आसान था, लेकिन तीसरी फैमिली यानी कि कॉम्बैट किंग क्लैन के बारे में जहाँ पर ये ऑर्डर नहीं है कि उसे इंस्पेक्ट करना है, उसे इंस्पेक्ट करने के ऑर्डर्स नहीं दिए गए बल्कि उसे शट डाउन करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो क्या हमारा थर्ड यंग मास्टर यहाँ पर ये कर पाएगा, क्या वो अकेला ये काम कर पाएगा, क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट सीन जो होता है वो रात के वक्त का दिखाया जाता है कि रात के वक्त ये लोग कॉम्बैट किंग फैमिली के करीब पहुंच जाते हैं और वहीं पर जाकर एक लिफ्ट के ऊपर खड़े होते हैं। मास्टर क्यों कहता है कि तो हम लोग यहाँ पर की टेरिटरी में कैसे घुसने वाले, अगला मूव क्या होगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि बस ऐसे हम लोग अंदर चले जाएंगे। तो वो उसे कहते हैं लेकिन कब जाएंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यही सबसे बेस्ट टाइम है, चलो फिर अभी चलते हैं। हमारा हाजिन जो होता है अपनी गोल्डी को लेकर आगे बढ़ जाता है, जबकि मास्टर क्यों वहां पर सोच रहे होते हैं कि थर्ड यंग मास्टर बाकी के सभी यंग मास्टर्स और मिस से काफी ज्यादा अलग है, इसकी सोचने की प्रोसेस काफी ज्यादा तेज है। इसने यहाँ पर थोड़ी देर में बैठकर सारी की सारी टैरन के नक्शे को याद कर लिया। इसने यहाँ पर हिसाब लगा लिया कौन से एरिया से अटैक करना ज्यादा परफेक्ट रहेगा और कौन सी जगह के ऊपर अपनी फोर्सेस को तैनात करना है। हमने अपने सीकिंग गार्ड्स को बुलाया था, हमारी फैमिली से जो सोल्जर्स यहाँ पर आए थे उन सभी सोल्जर्स को उसने सही जगह के ऊपर आकर छुपा दिया है ताकि जब जरूरत पड़ेगी तो उन सभी को अटैक करने के लिए रेडी किया जा सके। तो वाकई में एक बहुत ही हैरान करने वाला बंदा है। तो लेकिन क्या इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है? मुझे लगता है कि इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो ये लोग जाकर कॉम्बैट किंग फैमिली के दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं और वहां पर जाकर कहते हैं कि हम यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन वहां पर जो गार्ड होता है उसे कहता है कि हमारे मास्टर इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो किसी से भी नहीं मिल सकते। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहते हैं क्या बकवास हो रही है। स्पेशली हमारी जो विजर्क डीमन स्क्वाड लीडर होंगरियन होती है वो उसे कहती है कि अपने मास्टर को कहो कि अपनी जो ट्रेनिंग है उसको छोड़े और जहां पर आकर जनरल इंस्पेक्टर से आकर बात करे, उससे आकर ग्रीट करे, क्योंकि ये उसका फर्ज बनता है। लेकिन उनका जो मास्टर होता है वो अभी भी वहां पर ट्रेनिंग कर रहा था और सामने ट्रेनिंग कर रहा था, कौन सा को दूर है। तो होंगरियन उसे कहते हैं कि जाओ जाकर अपने पैट्रियार्च को बताओ कि अगर वो यहाँ पर किसी औरत के साथ बेड के ऊपर भी लेटा हुआ है और वहां पर उसे उठकर यहाँ पर बाहर आकर हमारे थर्ड यंग मास्टर को ग्रीट करना होगा। इसी के साथ ही उस गार्ड उसे कहता है लेकिन यहाँ पर मास्टर के ऑर्डर्स बहुत ज्यादा क्लियर है। उन्होंने कहा कि जब वो ट्रेनिंग करते हैं तब उन्हें कोई भी यहाँ पर डिस्टर्ब ना करे, अगर डीमन लॉर्ड खुद भी यहाँ पर आते हैं तब भी उन्हें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद होंगरियन उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए क्योंकि ये तुमने बहुत ही गलत रिमार्क दे दिया है। तो हमारा हाजिन भी ये बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि यही वजह है कि यहाँ पर इनके क्लैन को शट डाउन करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो मास्टर क्योंग भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या बकवास हो रही है। अगर यहाँ पर जैसे कि मैं 7 बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली का लीडर हूँ, अगर मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया था तो मेरे सामने वो ये डिसरिस्पेक्ट दिखा सकता
सकता था, लेकिन यहाँ पर डीमन लॉर्ड के बारे में ये बात कहना कि डीमन लॉर्ड खुद भी आ जाए तभी उन्हें वेट करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि ये जो है ये डीमन कल्ट के साथ गद्दारी है। सामने वाला गार्ड से कहता है कि सर मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड हूं जो कि अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है, मुझे यहाँ पर इतने ऑर्डर्स दिए गए हैं कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना, चाहे वो डीमन लॉर्ड ही क्यों ना हो। जब तक हमारे मास्टर पैट्रियार्च जो है अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक कोई भी यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता। मास्टर ग्योंग उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा पैट्रियार्च किस किस्म का इंसान है, लेकिन मुझे लगता है कि वो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इंस्पेक्टर जनरल के सामने इस तरह का बिहेवियर तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को भारी पड़ सकता है। इसके साथ ही हमारा हाजिन जोता अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है ग्योंग पैट्रियार्च अब आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हमें यहाँ पर अपने मिशन को जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अब कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा और यहाँ पर ये खुद से हमें यहाँ पर दावत दे रहे हैं कि हम लोग इनके साथ ये सब कुछ करें। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 70 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कॉम्बैट किंग फैमिली के साथ अब क्या होने वाला है, क्योंकि ये लोग तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।